हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जो 11 का पार्ट शुरू होगा, ऑसिलेशन वेव से शुरू करेंगे हम लोग। 12 का जितना पार्ट था हम लोग ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड कर दिए, उसका लेक्चर उसका क्वेश्चन बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करो। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत हद तक चांसेस से बच्चा जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जेई मेन का, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन तो तुम्हारा या उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा रीनेट में आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है। आज हम लोग तब ऑसिलेशन एंड वेव का जितना जेई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा, उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन है, देखो। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू दिस वन। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दे दिया हुआ, x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, सो वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना बच्चा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन किए थे, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना रहेगा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द, अगर तुम लोगों को प्रोग्रेसिव वेव निकालना है तो फिर हम लोग डायरेक्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं बताओ। वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द वेव v इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के इज वेव नंबर, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ कितना, देखो ओमेगा इज गिवन एज 200 एंड वेव नंबर इज गिवन एज x का कोएफिशिएंट जो था 150। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर यहाँ ये एक्चुअली पाई जो है ये बाहर मल्टीप्लाई है, तो पाई अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 200 पाई और वेव नंबर जो होगा वो पाई बाई 150 होगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 200 पाई और यहाँ पाई बाई 100 लिखते हैं तो 150, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाता है ना। तो इसको 150 अगर हम लोग ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 30, 1 2 3 3 जीरो रहेगा, 1 2 3 3 जीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन बच्चे इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर तुम लोगों को जो दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द वेव ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो तो इट बिकम्स इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा, लेकिन ये साल तुम लोग क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ था, तो प्रैक्टिस करके रखो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है ऑसिलेशन का क्वेश्चन। तो बच्चा ऑसिलेशन का देखो, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक वीडियो ऑलरेडी बना करके 3 लेक्चर है तुम्हारा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, 3 टू लाइन से हम लोग वीडियो अपलोड किए हुए। तो ये लेक्चर 3 जो देखोगे उसमें इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए 2 ट्रेन का वहाँ पर हम लोग एक स्टोरी एक चार्ट बना करके रखे, ट्रेन 1 ट्रेन 2, तो वो दोनों ट्रेन का अगर चार्ट याद रखेंगे हम लोग तो वहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। देखो एक तो तुमको दिया हुआ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू दिस वन। द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट टाइम t1 एंड विल हैव 0 एक्सेलरेशन एट टाइम t2, मतलब एक वेलोसिटी 0 बोल दिया है और एक एक्सेलरेशन 0 बोल दिया है। तो अगर हम लोग इसका मेथड यूज करेंगे तो वेलोसिटी पहले निकालेंगे, फिर वेलोसिटी को 0 कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से t का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। और अगर हम लोग को एक्सेलरेशन 0 बोलेगा तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करने से v मिला और उसको और एक बार डेरिवेटिव कर दो तो फिर a मिलेगा। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किए a मिला, अब a का वैल्यू 0 लिख करके फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से फिर t का एक वैल्यू मिलेगा। तो t का 2 वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगा, एक जब वो पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 होगा, और दूसरा पार्टिकल जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना। ये तो इसका बुक का तरीका है। लेकिन जो हम लोग ट्रेन का स्टोरी बना करके हम लोग जो पढ़े थे उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो उससे हम लोग वेरी इजीली बच्चा ऐसे ही मतलब देखते देखते क्वेश्चन का आंसर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो वो ट्रेन का स्टोरी में हम लोग फर्स्ट ट्रेन वन में क्या बोले थे बताओ। अगर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 है ट्रेन 1 में, तो उसका मीन और एक्सट्रीम पोजीशन में टोटल जो पाथ था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे ना, एक ये और एक ये पार्ट, 1 2 3, और तीनों पार्ट का टाइम इंटरवल इक्वल था। ये था कितना बताओ, t/12। दिस वन इज आल्सो टाइम इंटरवल t/12। ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू a/2, ये हो गया x इक्वल टू √3 a/2, और ये पॉइंट हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, x इक्वल टू a पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन ये एक एक पार्ट में कितना फेज एंगल आगे चला जाएगा। फेज एंगल अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ से हम लोग पढ़े थे कितना था बताओ, 30 डिग्री। 30 मतलब π/6, तो यहाँ π/6। अब यहाँ से यहाँ चला गया तो ये हो गया 2π/6। अब यहाँ से यहाँ चला गया तो ये हो गया 3π/6, है ना। फिर जब वापस यहाँ पर आएगा रिटर्न करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बताओ, 4π/6। फिर वापस यहाँ आएगा तो ये हो गया 5π/6। फिर वापस यहाँ आएगा तो 6π/6, दैट इज इक्वल टू पाई। देखो हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। हाफ ऑसिलेशन के लिए जो एंगल
आगे बढ़ जाएगा, कितना एंगल आगे बढ़ जाएगा, उसका फेज एंगल दैट विल बी इक्वल टू पाई, है ना। तो यहाँ से हम लोग फेज एंगल निकाल लेंगे। तो ये ट्रेन 1 का जो चार्ट था उसमें हम लोग ये भी बताए थे कि एक एक इंटरवल के बाद अगर दूसरा स्टेशन पर पहुंचता है, जैसे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 पर पहुंचता है, तो उसका फेज एंगल कितना आगे चला जाएगा। तो फेज एंगल हर इंटरवल में 30 डिग्री करके इंक्रीज करता है, माने π/6 करके इंक्रीज करता है, ये याद रखोगे, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहेगा बच्चा, तो जो पार्टिकल देखो ये साइन का इक्वेशन है, मतलब इन पोजीशन के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका एक इनिशियल फेज दिया हुआ π/6, यानी कि जब t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उसका फेज एंगल कितना आएगा, t का वैल्यू 0 पुट करो, जब t का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो फेज एंगल कितना बचा, π/3, मतलब इनिशियल फेज उसका है π/3। π/3 का मतलब बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हो रहा है बताओ, π/3 स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, 2π/6 का मतलब π/3 होगा, तो यहां से वो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। अब सोचो अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, इनिशियल पोजीशन ये था, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो कहां होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो कहां पर होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट द मेन पोजीशन, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहा तो तुम ये डायरेक्ट बोल सकते थे कि वो पार्टिकल को यहां से स्टार्ट करके यहां आने में कितना टाइम लगा, बिकॉज यहां पर आने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, है ना। जब वो x इक्वल टू a पॉइंट पर पहुंचेगा पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। तो a√3a/2 मतलब ये π/3 60 डिग्री, π/3 था ना इनिशियल फेज एंगल, मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां कितनी देर के बाद जाएगा, दैट इज गिवन एज t1, और t1 का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, कैपिटल T/12। तो T1 हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे, T1 हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे कैपिटल T डिवाइडेड बाय 12। तो कैपिटल T का वैल्यू निकालो, उसको 12 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को देख करके बोलो, ये ओमेगा है ना, ओमेगा है, तो T का वैल्यू कितना होता है 2π/ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2π/50। 2π/50 का मतलब हो गया π/25। तो बच्चे यहां से π/25 पुट कर दो, तो पाई डिवाइडेड बाई 25, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो t1 टाइम, जिस टाइम के बाद उसका वेलोसिटी जीरो होगा, दैट बिकम्स इक्वल टू π/300। अब t2 स्टार्ट किया यहां से, अब यहां से टाइम काउंट करना शुरू करो, उसका एक्सेलरेशन जीरो कहां पर होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जीरो होता है एट द मेन पोजीशन, है ना। तो वो पार्टिकल को यहां से स्टार्ट करके मेन पोजीशन पर पहुंचने के लिए देखो कितना टाइम इंटरवल कवर करना पड़ेगा, सोचो यहां से यहां गया, एक t/12, फिर वापस आया, दो t/12, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया। तो t2 टाइम, जिस टाइम के बाद वो मेन पोजीशन पर पहुंचेगा, वो टाइम कितना होगा 4t/12, है ना। तो t2 जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसको हम लोग बोल सकते हैं 4t/12। तो 4 से ये कट करो, 3 हो गया। अब t का वैल्यू निकाल के रखें π/25, तो π/25 नीचे 3 पहले से, तो पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 75 सेकेंड। तो तुम्हारा t2 का वैल्यू हो गया π/75 और t1 का वैल्यू हो गया π/30। तो π/75 π/300, सॉरी नॉट 30, π/300, तो π/300 π/75। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों वो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बहुत अच्छे से समझ करके रखेंगे अगर, वो बेसिक फंडामेंटल जो ट्रेन का स्टोरी हम बना करके एक चार्ट बना करके देखो, पहले से अपलोड किया हुआ है, उसको देख लेना, जो नहीं देखे हो देख लेना। अब वो चार्ट एकदम रट करके रहो, अगर वो रटा हुआ रहेगा तो वहां से तुम लोग मैक्सिमम, अगर पूरा वो चार्ट तुम्हारे ब्रेन में एकदम एकदम फिट कर लो, कि वो फिर देखना कि ऑसिलेशन का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ये सबसे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ना, वो सारा क्वेश्चन देखोगे, वहां से हम लोग डायरेक्ट देखते देखते आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अदरवाइज इसको हम लोग बना सकते थे, फिर डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन को जीरो करके वहां से टाइम का वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी जीरो करके वहां से टाइम का वैल्यू निकालेंगे, निकाल सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेंथी मेथड में चले जाएंगे। बच्चा एग्जाम में तुम लोगों का नीट के लिए टाइम बचाना वेरी इंपॉर्टेंट, जो टाइम के अंदर तुम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ रहता है 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन, उसमें टाइम सेव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 मिनट के अंदर हम लोग अगर सही ट्रिक या सही लॉजिक विथ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यूज करेंगे, तो फिर विद इन 1 मिनट इजीली हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो नीट लेवल में जितना क्वेश्चन तुम लोगों का आता है। यहाँ क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, यहाँ पर भी दिया along x axis is described at v square equal to this one। तो टाइम पीरियड ऑफ द मोशन x/7 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो ये बच्चा क्योंकि वेलोसिटी का इक्वेशन है, तो वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू ओमेगा इंटू √a² - x², ये होता है, ठीक है।
तो इसको अगर हम लोग स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, बिकॉज हमको निकालना क्या एक्चुअली टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको ओमेगा चाहिए। ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा तो वहां से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, है ना। तो इसके साथ गिवन इक्वेशन के साथ यहाँ पर कंपेयर करो। देखो ये वी स्क्वायर हो गया और ये 50, इसका मतलब क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू है। तो समटाइम्स तुमको इस इक्वेशन में तो ये भी पूछ सकता है कि तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अगर पूछता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ए ओमेगा, है ना। तो ये वाला जो टर्म आया यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा ए ओमेगा का स्क्वायर। तो ये 50 जो है ए ओमेगा का स्क्वायर है, तो ए ओमेगा का वैल्यू जो हो जाएगा रूट ओवर 50 हो जाएगा है ना। तो यहाँ रूट ओवर 50 लिख दो, ये तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर सिर्फ ओमेगा निकालना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो वो कितना है बताओ 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ 1। अब टाइम पीरियड निकालना है तो इसको 2 पाई बाई टी कर दो, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 1 होगा। तो टी का वैल्यू हो गया 2 इंटू पाई। अब पाई चूंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हारा बाई 7, तो इसको पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7 है ना। तो 22/7 लिखेंगे तो नीचे तो 7 आ जाएगा, ऊपर 22 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया बताओ 44। तो ये बना तुम्हारा एक्स का वैल्यू। तो एक्स की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 44। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और याद रखोगे कि ये जो इक्वेशन होता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को उस साइड में लेकर के चले जाएं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसके नीचे लिखो तो ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इलिप्स हो गया। तो ये भी याद रखना कि यहाँ पर ये इलिप्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ जो कोफिशिएंट दिया हुआ था वो कोफिशिएंट को कंपेयर करके जो वैल्यू निकालने के लिए बोला वो निकाल सकते हैं। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बोल सकता है, ओमेगा का वैल्यू बोल सकता है निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल सकता है, इवन तुमको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बोल सकता है। अगर एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोलता तो पहले हम लोग यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा का वैल्यू निकाले, वो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो ए ओमेगा में, है ना। ए ओमेगा में ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू भी निकालने के लिए दे सकता है। क्लियर बच्चा। तो जितना टाइप का क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन, वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखो ये भी ऑसिलेशन का है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बोला, लेकिन ये एक फिजिकल पेंडुलम है। तो अगर एक कोई भी फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज ले लो तुम, एक तो रॉड ले लो और एक तो सर्किल ले लो, एक डिस्क ले लो, कोई भी एक चीज को अगर हम लोग किसी एक पॉइंट से सस्पेंड करके ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम, है ना। तो वो फिजिकल पेंडुलम अगर हम लोग इस तरह से ऑसिलेट करता है किसी भी एक पॉइंट से, धरो मान लो कि यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर दिए, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोल सकते हो। यहाँ पर हम लोग सस्पेंड कर दिए। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास मान लो ये है, दिस सेंटर ऑफ मास। तो ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से ये सेंटर ऑफ मास है, मान लो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया डी। अब जब इसको छोड़ देंगे इस तरह से ऑसिलेट करेगा, मान लो ये एक रॉड देख लें, एक सॉलिड रॉड हो सकता है, एक डिस्क हो सकता है, एक स्प्रिंग हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिए वो ऑसिलेट करने लगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल पेंडुलम। तो इस फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर आई डिवाइडेड बाई mgd। तो जिस पॉइंट से हम लोग इसको सस्पेंड करके रखे हैं वहां से एक एक्सिस पास करो और उस एक्सिस के अबाउट अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डिवाइडेड बाई mg इंटू डी। डी याद रखना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, सेम चीज दे दिया हुआ, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिस्क दे दिया ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ओके, और ये एक्सिस है, ये यूनिफॉर्म डिस्क यहाँ पर बांध करके रखो। अब वो डिस्क ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये वाला है, ये भी एक फिजिकल पेंडुलम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बाई mg इंटू डी। तो mg इंटू डी में डी का वैल्यू क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तुमको सिर्फ निकालना है क्या चीज बताओ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो ये जो एक्सिस है देखो बच्चा, ये इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है और ये टेंजेंशियल एक्सिस है।
तो इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी जो रोटेट कर रहा हो या ऑसिलेट कर रहा हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुमको निकालना है तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग निकालेंगे, तो जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता है उसके अबाउट हम लोगों को फॉर्मूला पता है। जितना भी फॉर्मूला हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंट बॉडी का याद रखें, वो सब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास होता है। अगर कोई एक्सिस ऐसा हो जो सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमेशा याद रखना कि जिस एक्सिस के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला, पहले उसके पैरेलल ऐसा कोई एक्सिस कंसीडर करो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी से पास कर रहा हो, जिसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। जैसे अगर हम लोग मान लो ये टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मालूम कर रहे हैं, तो हम लोग इसका पैरेलल एक एक्सिस ये लिए, ये एक्सिस लिए जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और इट बिकम्स डायमीटर। ये एक्सिस जो हो गया डायमीटर हो गया, उसका पैरेलल एक्सिस ये वाला है। तो अगर डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ऑफ दिस डिस्क, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस निकाल सकते हैं। किसी भी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला कोई भी एक्सिस के रेस्पेक्ट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस के रेस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं हम लोग? I passing through the center of mass plus mh square, h is the distance between the two axes, है ना। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि ये सर्कुलर डिस्क का अबाउट द डायमीटर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर जो होता है, अबाउट द डायमीटर, उसका फॉर्मूला क्या बताओ? इसका फॉर्मूला है mr स्क्वायर बाई 4, mr स्क्वायर बाई 4। तो अबाउट दिस एक्सिस अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? mr स्क्वायर बाई 4 में ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? mh स्क्वायर, h हो गया दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू r। यहाँ पर mr स्क्वायर ऐड कर देना पड़ेगा, तो इट बिकम्स इक्वल टू कितना बताओ? एलसीएम लो, 5mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 5mr स्क्वायर बाई 4। ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है। वही वैल्यू तुमको यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर वो वैल्यू उठा करके पुट कर दो, तो आई की जगह यहाँ पर पुट करो कितना? 4 डिवाइडेड बाई 5mr स्क्वायर, नीचे हो जाएगा तुम्हारा m, ये हो गया g, और d का वैल्यू कितना था बताओ? r, यहाँ पर r पुट कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, m कैंसिल, एक r कैंसिल हो गया, तो 4r डिवाइडेड बाई 5g हो जाएगा। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर बच्चा? अब ये डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी यहाँ पर रह सकता है, तो जो भी शेप ऑफ द बॉडी रहेगा उसके लिए याद रखना जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग बॉडी को ऑसिलेट कर रहे हैं, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से दे देता है, समटाइम्स देखना क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा, ये डिस्क है यहाँ सस्पेंडेड किया, अब ये डिस्क ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लाइक दिस, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है। अगर ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क होगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ? दैट इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। सर्कुलर डिस्क अगर होगा तो हाफ mr स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ mr स्क्वायर, और अबाउट दिस एक्सिस सब कितना हो जाएगा बताओ? हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके ये डिस्टेंस r के बराबर होगा। समटाइम्स क्वेश्चन देखना तुम लोगों को, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पर कर देता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तुमको यहाँ कर देगा, तो हमको निकालना पड़ेगा अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। इन दैट केस ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ रहता है, r/3, r/2, r/4, ऐसा वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो वहां पर भी हम लोग सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होता है? हाफ mr स्क्वायर। तो अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा? अगेन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाफ mr स्क्वायर में ऐड कर देंगे mh स्क्वायर। उस वक्त h का वैल्यू देखना है यहाँ पर r/2, r/3, r/4 जो दिया हुआ रहेगा वो वैल्यू पुट कर दो। तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो d का वैल्यू होगा वो r/2, r/3, r/4 जो दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पर पुट कर दो, पुट करके सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर बच्चा? चाहे जो भी शेप ऑफ बॉडी रहे, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे क्या? 2π√i डिवाइडेड बाई mgd। तो i हमेशा याद रखना, जिस एक्सिस के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो पुट करेंगे, एंड d becomes the distance between the center of mass and the point of suspension। क्लियर? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन से बच्चे कितना तरह का टाइप का क्वेश्चन दे सकता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड फिजिकल पेंडुलम कोई दूसरा दे दिया अगर, तो उसके लिए उसके लिए अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वहां पर क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, सो दैट इजीली उसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये अच्छे से समझ करके रखो। यहाँ दिया हुआ देखो, अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड
by y equal to this one, where x and y are in centimeter and t is in second. The least distance between the two successive crests in the wave is, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस होता है मिनिमम क्रेस्ट के बीच में, ठीक है। तो हम लोग का अगर वेव ऐसे मान लो ट्रेवल कर रहा है लाइक दिस, ये ट्रेवल कर रहा है वेव, ये हो गया तुम्हारा क्रेस्ट, ये क्रेस्ट हो गया है ना, ये ट्रक हुआ, ये ट्रक हुआ। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है जिसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, वो वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा का वैल्यू दे दिया है तुम्हारा 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू कितना दे दिया बताओ, 0.018, ठीक है। तो यहाँ से तुमको लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, लैम्डा यहाँ चलेगा, इसको नीचे लेकर क्या होता है 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू अगर हम लोग 3.14 पुट करते हैं तो 3.14 इंटू 2 कितना हो गया 6.28, इसको डिवाइड कर दो तुम 0.018 से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मान लो थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के लिए एक दो डिजिट शिफ्ट करो, तो 2 जीरो नीचे आएगा, उसको ऊपर लेकर के चले गए, तो ये हो गया 6.28 डिवाइडेड बाई ये बना 1.8 और एक 100 ऊपर चला गया, 100 ऊपर चला गया। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू जो है अगर हम लोग बोलते हैं ये 6.3 है, मान लेते हैं 6.3, ये 1.8 पॉइंट हट गया तो 63/8 हो गया, सॉरी 18 हो गया, तो 63/18 इसको तुम 9 से कट कर दो, 9 से कट करोगे तो नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा 9 2 जार 18 और ये हो गया 9 7 जार 63, ठीक है। तो 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा नियरली 350 सेंटीमीटर में दिया होता, लैम्डा सेंटीमीटर में सब कुछ दिया होता, सेंटीमीटर में 350 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 6.3 है नहीं, 6.28 था, 6.3 हम लोग बना दिए, तो हमारा आंसर जो 350 होगा नहीं, तो 350 से एक आध डिजिट हो सकता है कम हो, 349 हो सकता है, 349.5 हो सकता है, लेकिन अगर इसमें तुम वैल्यू 350 भी लिख करके आओगे तो 100% करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर चूंकि तुमको ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तुमको बोला ये वैल्यू निकालो, तो 350 भी अगर लिख करके आते हो तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, तो ये है मैच करने का क्वेश्चन। मैच करने का क्वेश्चन का बच्चा बनाने का लॉजिक क्या है, देखो मैचिंग करने वाला क्वेश्चन जो होता है एक्चुअली वो एक क्वेश्चन होता नहीं, उसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, चारों को एक साथ दे दिया, हमको चारों को मैच करके देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग स्मार्टली एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को क्विकली कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो इसके लिए हमेशा इसका ऑप्शंस देखना, ए के साथ मैच किसका किसका हो रहा है, सब में देखो ये ए है, ए के साथ मैच अलग अलग ऑप्शन में क्या दिया, पहला ऑप्शन में दिया हुआ A3 के साथ मैच कर रहा, यहाँ A2 के साथ मैच कर रहा, A3 के साथ मैच कर रहा, A2 के साथ मैच कर रहा, तो 2 3 आ रहा है और 2 2 आ रहा है, तो ए का मैचिंग जो होगा वो 3 और 2 में से कोई एक होगा। अगर 3 और 2 में से कोई एक निकल गया तो तुम आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारा अगर 3 निकला तो दोनों में से कोई एक होगा, अगर 2 निकलता तो दोनों में से कोई एक होगा, मतलब 2 और 4 में से कोई एक होगा, है ना। तो हमेशा हम लोग इस तरह का मैचिंग में वो वाला ऑप्शन निकालेंगे, वो वाला मैचिंग निकालेंगे जहां पर देखोगे हर ऑप्शन में सब अलग अलग दिया हुआ, जैसे मान लो बी यहां पर 1 B1 B2 B1 1 1 1 तीनों सेम है, छोड़ दो, C4 C4 C3 C4 तीन जगह 4 है, मैच कर रहा, तो मतलब C4 के साथ ही मैच करेगा, उसको भी छोड़ो। यहाँ डी देखो D2 D1 D4 D3, हर एक ऑप्शन में डी का जो मैचिंग हो रहा है वो सब अलग अलग के साथ हो रहा है, डी के साथ एक में 1 एक में 2 एक में 3 एक में 4 है ना। तो अगर हम लोग डी का करेक्ट रिलेशन निकाल लिए तो फिर हमारा और कुछ निकालने का जरूरत नहीं होगा, डी का जो जिसके साथ मैचिंग होगा, अगर 1 के साथ मैचिंग हो रहा है तो तुम्हारा आंसर 3 होगा, अगर डी 2 के साथ मैचिंग हो रहा है तो तुम्हारा आंसर 1 होगा, अगर डी का मैचिंग 4 के साथ हो रहा है तो आंसर तुम्हारा 2 होगा, डी का मैचिंग 3 के साथ हो रहा है तो आंसर 4 होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ए बी सी को छोड़ देना है, ए बी सी का मैचिंग किसके साथ होगा उसको देखना ही नहीं है, तुम डायरेक्ट चले जाओ डी का मैचिंग देखो, डी का मैचिंग किसके साथ हो रहा है, तो डी लिस्ट 1 में जो डी ऑप्शन है वो लिस्ट 2 के कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये डायरेक्ट देखेंगे हम लोग। तो यहां पर तुम्हारा डी ऑप्शन जो लिस्ट 1 में दिया हुआ है वो x इक्वल टू दिया हुआ है कितना बताओ, इक्वेशन ऑफ SHM cos ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन SHM है या नहीं है, ये इक्वेशन SHM है या नहीं है, यहां पर ओमेगा, यहां पर 2 ओमेगा 3 ओमेगा ओमेगा बाई 2 इस तरह से रहेगा अगर
तो ये कभी एसएचएम होता नहीं है। फिर भी अगर है या नहीं चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे अगर बोलेगा तो हमेशा याद रखना कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है अगर वो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x आ गया तो फिर ये एसएचएम होगा, और अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x नहीं आएगा तो इसका मतलब ये एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट कैलकुलेशन कर लो, dx बाई dt निकाल लो, ये हो गया v, फिर से तुम इसको dv बाई dt निकाल लो, ये हो गया तुम्हारा a, और चेक करो a प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है या नहीं आ रहा, या a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा कोई भी कांस्टेंट होगा तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आया तो एसएचएम होगा, नहीं आया तो एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से dx बाई dt कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहां से आएगा -2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, फिर से जब डेरिवेटिव करेंगे तो फिर एक ओमेगा पहले आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, फिर 2 ओमेगा पहले आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी होगा, 2 ओमेगा पहले आएगा तो ये हो गया -4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। अब बच्चा देखो यहां से अगर तुम माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर तुम कॉमन लेते हो तो ये क्या बचा हुआ रहेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस यहां बचा 4 कॉस 2 ओमेगा टी, तो ये क्या x आया, ये क्या x आया, x का वैल्यू क्या था बताओ, cos ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी, तो यहां पर आ गया 4 इंटू cos 2 ओमेगा टी, तो दिस इज नॉट इक्वल टू x, ये x नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे इसका मतलब हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, एक चीज हो गया तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, तो हर एक ऑप्शन में देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक, नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉट सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक, ये नॉट पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, तो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं अगर पूछेगा तो इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉट सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ऐसा दो ऑप्शन लिखा हुआ देखो, नॉट एसएचएम, यहां पर भी नॉट एसएचएम, इसका मतलब क्या हुआ 1 और 2 में से कोई एक होगा। ठीक है, अब दूसरा इसके साथ साथ बोल दिया है कि उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, तो दो एसएचएम, अच्छा इंडिविजुअली दोनों एसएचएम है, दोनों इंडिविजुअल एसएचएम को अगर हम लोग ओवरलैप करेंगे तो ऑसिलेटरी मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, तो वो जब ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा तो उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, लेकिन यहां पर ओमेगा क्या करेंगे, इन दोनों में ओमेगा का वैल्यू कितना देखो, यहाँ टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है ना, यहाँ टी का कोएफिशिएंट कितना 2 ओमेगा, तो ये ओमेगा और 2 ओमेगा का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, वो एचसीएफ यहां पर हम लोग लिखते हैं एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये ओमेगा टी, ओमेगा टी है, ये 2 ओमेगा टी, तो कॉमन दोनों में टी का कोएफिशिएंट कितना ओमेगा 2 ओमेगा, तो दोनों में कॉमन जो है वो यहां चला आएगा, तो इन दोनों का जो सुपरपोजिशन होगा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा, एसएचएम नहीं होगा, लेकिन वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस है ना, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन होगा, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड होगा, लेकिन ये नॉट एसएचएम होगा, ये एसएचएम नहीं है, नॉट एसएचएम। अगर तुम्हारा रिलेशन ए प्रोपोर्शनल टू -x आ जाता तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और टाइम पीरियड होता 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो गया तुम्हारा इसके साथ मैचिंग, कहां गया डी के साथ, डी के साथ मैचिंग किसका हुआ 2 के साथ हुआ, तो यहां पर देखो डी के साथ मैचिंग 2 कौन सा था, डी के साथ मैचिंग 2 ये था, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर जो होगा दिस वन, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, तो जब भी कॉलम 1 कॉलम 2 या लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करने के लिए देगा तो फिर तुम लोग क्या देखोगे, ऑप्शन वो वाला सर्च करो जहां पर देखना कि हर ऑप्शन में उसका मैचिंग अलग अलग ऑप्शन के साथ दिया हुआ है, डिफरेंट है, तो फिर सिर्फ उसमें से वही वाला एक निकाल लो, वो जिसके साथ मैच करेगा तुम्हारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमको चेक करने का या मैचिंग करने का जरूरत नहीं होगा, तो ये तुम लोग स्मार्टली टाइम को बचा करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज तुम अगर लाइन से चलते चलोगे कि इसको भी हम लोग देखे किसके साथ मैच किया, फिर ये वाला आ गया तो फिर इसको इसके भी, मान लो ए आया, ए आया तुम्हारा कितना आएगा A3 आएगा, अब A3 यहां पर भी है, A3 यहां पर भी है, तो तुम तो यहां से आंसर नहीं मिला, हाँ ये बोल सकते हो कि तुम्हारा आंसर 2 और 4 नहीं होगा, तो 1 और 3 में से कोई एक हो सकता है ना, तो अब 3 को चेक करने के लिए फिर हमको बी देखना पड़ेगा, अब बी में 1 और 2 है, अब उसमें तो जो एक आएगा वो एटलीस्ट तुमको 2 तो चेक करना पड़ा ना, तो टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, तो उससे बेटर है कि हम लोग डी को डायरेक्ट चेक कर लें, डी का सब ऑप्शन अलग अलग था, जो मैच करेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आगे कुछ करना नहीं। क्लियर बच्चा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां क्या दिया हुआ है, a copper wire of length 3 meter is stretched by 3 millimeter by applying an external force, the volume of the wire is this one, the elastic potential energy stored in the wire in stretched condition would be given, Young's modulus यहां दिया हुआ है, ये स्प्रिंग इलोंगेशन वाला क्वेश्चन था बोल करके यहां दे दिया, एक्चुअली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है नहीं, ऑसिलेशन है नहीं, है ना, फिर भी
तुम लोग अगर इसका एनर्जी निकालना है तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, एक वायर को पकड़ करके हम लोग खींच करके लंबा किए, स्ट्रेच किए, इलोंगेशन हुआ, उसका यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इलोंगेशन कितना हुआ ये दिया हुआ है, तो तुमको बोला इसका एनर्जी निकालो। तो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी स्ट्रेच्ड वायर का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये जनरल फॉर्मूला है। किसी भी वायर को अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच्ड वायर का टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लेकिन ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर टोटल एनर्जी निकालना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी तुम्हारा ये था, टोटल एनर्जी कितना होगा तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये निकल गया टोटल एनर्जी, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो तुमको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लगेगा, और क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है 3 मीटर वायर को 3 मिलीमीटर स्ट्रेच किए हैं, तो ये डेल एल हो गया, ये एल हो गया, तो डेल एल बाई एल का मतलब हो गया तुम्हारा क्या बताओ, स्ट्रेन, है ना। तो डेल एल बाई एल का मतलब हो गया स्ट्रेन, बट स्ट्रेस इज नॉट गिवन। तो स्ट्रेस अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं ना, y इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस का वैल्यू निकाल करके पुट कर दो, क्योंकि हम लोग को y का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर अगर हम लोग y इंटू स्ट्रेन पुट करेंगे, एक स्ट्रेन पहले से है तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होगा, है ना। ठीक है, अब ये देखो सारा वैल्यू तुमको पता है, यहां से सब वैल्यू पुट कर दो, पुट करके कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो y का वैल्यू दिया हुआ है 1.1 10 टू द पावर 1.1 10 टू द पावर 11। आइए डेल एल बाई एल हो गया, तो ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं किसमें बताओ, मीटर में, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा, डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 3 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 इसका होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वायर दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ द वायर इज गिवन एज 600 इंटू 10 टू द पावर -6, 600 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करते बच्चे कितना आता है, देखो ये 3 और ये 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, ये 2 से अगर यहां पर कटा तो ये हो गया तुम्हारा 300। ठीक है, तो ये 3 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1.1 को, तो ये हो जाएगा 3.3, और बाकी 10 के ऊपर पावर है, तो 10 के ऊपर पावर जितना उसको एक साथ कर लेते हैं हम लोग, तो ये 2 जीरो पॉजिटिव है, इसको दे दो, तो ये 10 टू द पावर 13 हो गया, है ना। ये पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6, और ये हो गया 10 टू द पावर -6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -12 होगा, और यहाँ कितना आया था 10 टू द पावर 13, तो 10 टू द पावर 13 इंटू 10 टू द पावर -12 कितना बचा 10, तो वो 10 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, द आंसर इज 33 जूल। तो टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर बिकम्स इक्वल टू 30 जूल, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 30 जूल। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A particle is executing simple harmonic motion, its amplitude is a and time period is 5 seconds. The time required by it to move from x equal to a to x equal to a by root 2 is। बच्चा ये ट्रेन नंबर 2 का जो चार्ट बना हुआ है वो चार्ट देख लेना, x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू a बाई रूट 2 में अगर आता है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम वहां पर हम लोग देखे थे, टाइम इंटरवल बन जाता है कितना बताओ, t डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड, t चूंकि यहाँ पर दे दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड, तो 5/8 का मतलब तुम्हारा आंसर हो गया तुम्हारा दिस वन, 3, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वो चार्ट बच्चा अगर तुम लोग याद रखे ना, ट्रेन 1 ट्रेन 2 ये दो चार्ट अगर याद रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ये सब रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम लोग का हार्डली 5 सेकेंड भी हो सकता नहीं लगेगा, उससे भी कम टाइम के अंदर हम लोग आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A spring stretches by 2 millimeter when it is loaded with a mass of 200 gram. From equilibrium position, the mass is further pulled down by 2 millimeter and released. The frequency associated with the system and the maximum energy in the string is। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बताओ, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर m बाई k होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर k बाई m, है ना। तो k बाई m में जो m के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है वो m दे दिया हुआ तुम्हारा 200 ग्राम, तो k का वैल्यू यहाँ तुमको निकालना पड़ेगा पहले। तो k कैसे निकालेंगे हम लोग, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग का k निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, k इंटू एक्स या k इंटू डेल एल बोल सकते हो तुम लोग, है ना, या x डेल एक्स बोल सकते हो तुम लोग यहाँ से, k इंटू डेल एक्स। तो f जो फोर्स अप्लाई किया हम लोग 200 kg लोड दिए, उसी की वजह से नीचे आया, तो f जो होगा वो 200 ग्राम मास के लिए जो वेट होगा उसके लिए होगा, तो 200 ग्राम को पहले तो mg में m को किलोग्राम में बदल लो, तो 200 ग्राम कितना हो जाएगा 0.2 kg, ठीक है, इंटू जी का वैल्यू हो गया तुम्हारा 10 इक्वल टू k इंटू डेल एक्स का मतलब लेंथ उसका कितना इंक्रीज किया, इज बिकम्स इक्वल टू
2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर में दिया हुआ था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हम लोग, तो सब इनके सिस्टम में आ गया है ना। तो ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई करोगे देखो ये हो जाएगा 2, यहाँ का 2 यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू बचा कितना 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये k हो गया। तो अगर तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है F = 1/2 पाई रूट ओवर k/m, यहां से निकाल लो, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 1/2 पाई, पाई ऑप्शन में देखो एज इट इज छोड़ दिया है, तो पाई को वैल्यू पुट करना नहीं है, वैसे ही छोड़ दो, यहाँ पर k का वैल्यू पुट करो, k का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1000 और मास दे दिया तुम्हारा यहाँ पर कितना बताओ 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को अगर हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर चला गया है ना, तो 200 से कट करोगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 2 जीरो के लिए 1 जीरो बाहर निकाल लो, 2 जीरो 100 के लिए 1 जीरो बाहर निकल गया, तो 10 हो गया, 10/2 हो गया तुम्हारा 5/पाई, यहाँ 1 जीरो और 5 बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो √50 हो जाएगा है ना। तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी निकल गया 5√50/पाई। अब 5√50/पाई 2 है, देखो 5√50/पाई एक यहाँ है, 5√50/पाई यहाँ है, 5√50/पाई यहाँ है, 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो अब दूसरा हमको निकालना पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहता 5√50/पाई तो उसको हम लोग डायरेक्ट टिक कर देते हैं, दूसरा वाला पार्ट तुमको निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 1 2 4 ये चारों ऑप्शन में तुम्हारा ये वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज बताओ, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ k डेल एल स्क्वायर या डेल एक्स स्क्वायर जो भी बोलो। तो यहाँ पर देखो जब वो स्ट्रेच्ड वायर है तो एनर्जी में k का वैल्यू जो हो गया तुम्हारा 10⁻³ ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन डेल एल का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, डेल एल का वैल्यू कितना होगा, डेल एल हम लोग पहले जब 200 ग्राम मास उसके साथ सस्पेंडेड किए थे तो उसके अंदर इलोंगेशन हुआ कितना 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब फर्दर उसको 2 मिलीमीटर खींच करके जब छोड़ेंगे तो फिर ऑसिलेट करना शुरू करेगा, तो ऑलरेडी वो टोटल कितना स्ट्रेच्ड हुआ है, टोटल कितना स्ट्रेच्ड हुआ है बताओ, पहले 2 मिलीमीटर लोड की वजह से फर्दर तुम खींचे उसको, उसके बाद छोड़ दिए तो टोटल 4 मिलीमीटर इलोंगेशन हुआ। तो यहाँ पर जो इलोंगेशन लेंगे हम लोग उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ है 4 मिलीमीटर इलोंगेशन कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 × 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स इक्वल टू देखो 4 का स्क्वायर यहाँ 16/2 8 आ जाएगा, यहाँ 10⁻³ 2 है, एक कट गया तो 10⁻⁻³ बचा हुआ जूल हो गया, तो 8 × 10⁻³ जूल होगा, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो 8 × 10⁻3, 8 × 10⁻3 देखो यहाँ नहीं है 16 है, ये सिर्फ 8 है, यहाँ 8 × 10⁻³ है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर ये होगा, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो ट्यूनिंग फॉर्क से A and B are sounded together giving rise to 8 beats in 2 seconds. When fork A is loaded with wax, the beat frequency is reduced to 4 beats in 2 seconds. If the original frequency of the tuning fork B is 380 Hz, तो फिर दूसरा वाला का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन बच्चा, देखो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी जब एक साथ साउंडेड किया जाएगा तो उन दोनों का फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट टाइम तुमको बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, उसके बाद क्या बोलेगा कि किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर हम लोग कुछ वैक्स लगा देते हैं, हम लोग कुछ लोड रख देते हैं, तो जैसे वैक्स लगा देंगे मतलब एक लोड बांध दिए तो फिर उसका ऑसिलेशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड जो था या वाइब्रेशन पर सेकेंड वो कम हो जाएगा, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है तो फिर दोनों साउंडेड ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस पहले जो था अब वो नहीं रहेगा, अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होने के बाद पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन में तुमको बता देगा कि ज्यादा हुआ या कम हुआ। अब वो ज्यादा या कम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस कंडीशन को लेकर के हम लोग करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे अप्रोच किया जाता है, देखो यहां पर हम लोग मान लेंगे, अगर मान लो कि N1 और N2 A और B दोनों का फ्रीक्वेंसी एक का N1 मानते एक का N2 मानते, ठीक है। अगर N1 ग्रेटर देन N2 हुआ, हमको नहीं पता कौन सा बड़ा होगा, दोनों कंडीशन लेकर के चलेंगे हम लोग, दोनों कंडीशन लेकर के चलेंगे। अगर हम बोलते हैं N1 बड़ा हुआ तो N1 माइनस N2 बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग मानते कि N2 बड़ा हुआ तो ये N2 माइनस N1 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मान लो अगर N1 बड़ा है तो N1 माइनस N2 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, sounded together giving rise to 8 beats in 2 seconds. अच्छा, beat frequency is not the difference of frequency beats in 2 second, in 3 second, in 4 second. बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बीट्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितना हुआ, तो अगर 2 सेकंड में 8 बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो एक सेकंड में बीट्स कितना प्रोड्यूस होगा 4, है ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 4 हो जाएगा, तो N1 माइनस N2 इक्वल टू 4 होगा,
कब? अगर n1 बड़ा हुआ तो, लेकिन अगर n2 बड़ा हुआ तो n2 माइनस n1 इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, ये या फिर ये या फिर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा। अब यहां तुमको देखो किसी एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे यहां पर दिया हुआ किसका वैल्यू, इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क बी दिया हुआ है, तो बी हो गया तुम्हारा दिस वन, n2 माने थे हम लोग बी का वैल्यू होगा तुम्हारा दिया हुआ 380 इक्वल टू 4। तो फिर बताओ यहां से n1 का क्या वैल्यू होना चाहिए था, n1 का वैल्यू कितना लिखेंगे ताकि डिफरेंस 4 हो जाए, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि 384 लिखना पड़ेगा, है ना। तो n1 का जो वैल्यू होगा ट्यूनिंग फॉर्क ए का फ्रीक्वेंसी 384 होना चाहिए, कब? अगर n1 ग्रेटर देन n2 होगा। ओके, अब यहां पर लिखो, हमको बोल दिया कि n2 का वैल्यू कितना बताए, n2 हो गया 380, तो n1 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 376 इक्वल टू कितना हो गया 4। दैट मींस तुम्हारा जो पॉसिबल वैल्यू है ए ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी का, वो आइदर 384 होगा, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर 376 होगा, यही तो पॉसिबल वैल्यू है ना, इन दोनों में तो कोई एक वैल्यू होना चाहिए। क्लियर बच्चा? अब कौन सा होगा इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो फर्दर कंडीशन दिया हुआ था उसको चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन वैलिड हो रहा है किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर अगर हम लोग वैक्स लगा देते हैं तो उसका ऊपर कुछ लोड दे देते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा ना। अब उसका फ्रीक्वेंसी को कम करके देखेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या कम होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है व्हेन अ फॉर्क ए इज लोडेड विद वैक्स द बीट फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 4 बीट्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में अगर 4 बीट्स होता है तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितना होगा, 2 बीट्स, मतलब कम हो गया ना। पहले जो बीट फ्रीक्वेंसी 4 था पर सेकेंड, अभी वो कम हो जा रहा है 2। कब? जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर थोड़ा सा लोड वैक्स लगा दे रहे हैं। तो ए ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ये वाला है, इसके ऊपर जैसे हम थोड़ा सा वैक्स लगाएंगे, जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा वैक्स लगाएंगे, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ, इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा ना। अगर इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बताओ, ये एज इट इज है, इसको कम कर दिया तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए, है ना। तो अगर ये कम होगा तो डिफरेंस भी कम होगा, डिफरेंस भी कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर थोड़ा सा वैक्स लगा देंगे तो दोनों का जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाना चाहिए। कब? अगर n1 का वैल्यू बड़ा हुआ तो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये चेक करो, क्वेश्चन में भी दिया हुआ क्या, ए के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा लोड लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, कम हो जा रहा है, वो भी कितना हो जा रहा है पर सेकंड, 2 सेकंड में 4 हो रहा तो पर सेकंड कितना हो जाएगा 2, तो ये कम हो गया। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम्हारा आंसर यही वाला होगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम्हारा आंसर यही वाला होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होता कि ए के ऊपर थोड़ा सा वैक्स लगा दिए, लोड दे दिए, और उसके बाद क्या देखें, उसके बाद देखिए हमको बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जा रहा है, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होता। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो डायरेक्ट इसमें चले आओ, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, आंसर तुम्हारा ये होगा, आंसर ये होगा। अगर ये होता सेटिस्फाई किया तो आंसर दिस वन, अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया आंसर दिस वन, बिकॉज यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, इन दोनों में से ही तो कोई एक आंसर होगा। अगर हम बोलते कि यही वाला आंसर है तो वो करेक्ट, वो रॉन्ग हो गया, उसको छोड़ दो। अगर हम बोलेंगे ये आंसर नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर 100% ये होगा, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना होगा 384। तो ये बच्चा तरीका है, अगर वैक्स लगा करके हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क में किसी एक का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, दूसरा वाला का निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग इज, ये एक्चुअली न्यू वन है, ऐसे लिखा हुआ है, जैसे न्यू वन है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, the new one frequency if the length of the spring is cut to half the same the same mass oscillates with the frequency nu2, the value of nu2 by nu1 कितना होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का भी हम लोग फॉर्मूला क्या देखें बताओ, न्यू अगर न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो या एफ से रिप्रेजेंट करो, व्हाटएवर जो भी हो, 1/2 पाई रूट ओवर k by m। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग को अगर हम लोग दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो एक एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो एक एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3k हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले जो ऑसिलेशन हो रहा था उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर k लिखेंगे, बाद में जब ऑसिलेशन कंसीडर करेंगे, इसको न्यू वन मान लो, न्यू टू जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो पार्ट में कट किए, एक एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो गया ना, तो वो √2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एक k रहेगा, बाद में √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक जब रेशियो करेंगे तो सब कट जाएगा, ऊपर में √2 नीचे में 1 रहेगा, तो आंसर इज √2/1, है ना। आंसर बिकम्स इक्वल टू √2/1, तो √2/1 यहां दिया हुआ है, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
two strings having linear density, this one mu a, दो स्ट्रिंग्स है a एंड b, दोनों का लीनियर डेंसिटी मतलब लीनियर डेंसिटी का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी ऑफ मास दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का लेंथ दे दिया हुआ एल ए एल बी दिया हुआ रेस्पेक्टिवली आर जॉइंट, फ्री एंड्स ऑफ ए एंड बी आर टाइड टू rigid supports A and B respectively, creating a tension of 500 Newton in the wire. Two identical pulses sent from C and D ends take time T1 and T2 respectively to reach the joint. The ratio T1 by T2 कितना होगा? देखो दो अलग अलग मटेरियल है, एक ये है मान लो, ठीक है, और एक मान लेते हैं हम लोग सपोज ये है, ये जॉइंट है उसका, ये जॉइंट है। अब इन दोनों को ला करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज इन दोनों को ला करके यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ला करके हम लोग क्या किए, फिक्स सपोर्ट में ऐसे बांध दिए। यहां से इसका लेंथ हो गया, दिस इज एल ए, इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू ए, ये लेंथ हो गया एल बी, इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू बी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में सेम टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन सेम है। अब यहां से एक वेव पल्स हो, ये वेव पल्स ऐसे जा रहा है, यहां पर जा रहा है, और एक वेव पल्स यहां पर प्रोड्यूस किया, वो वेव पल्स मान लो यहां से होता हुआ यहां पर आ रहा है, तो दोनों वेव पल्स जो है यहां पर पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा, इसको जाने में टाइम लगा, ए को जाने में टाइम लगा T1, और ये वेव पल्स को यहां से आने में टाइम लगा कितना T2। तो ये टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, एक एक वेव पल्स जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर दो, उसका स्पीड डिफरेंट वेव पल्स, इस वेव पल्स का स्पीड कितना है, इसको हम लोग मान लेते हैं v1, और इसका स्पीड यहाँ पर कितना है, इसको मान लो v2। तो ये एल ए डिस्टेंस कवर करेगा, कितना टाइम लगेगा, T1 इक्वल टू एल ए बाई v1, और ये कितना हो जाएगा बताओ, एल बी बाई v2, ठीक है। और एक स्ट्रिंग के अंदर जब वेव ट्रेवल करता है वो कौन सा वेव होता है, दैट इज व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताओ, v इक्वल टू रूट अंडर टी डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहाँ पर टी दोनों में सेम है, एक ही टेंशन प्रोड्यूस हुआ स्ट्रिंग के अंदर, है ना, टी दोनों का सेम है, म्यू डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, T1 बाई T2 अगर रेशियो करेंगे तो T1 का मतलब हो गया कितना, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा एल ए, और स्पीड हो गया यहाँ पर तुम्हारा वी ए मान लेते हैं, ये हो गया एल बी, ये हो गया वी बी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एल ए बाई एल बी इंटू वी बी बाई वी ए होगा। अब v का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो दोनों का देखो t सेम है, जब रेशियो करोगे तो t कट जाएगा, है ना, तो यहाँ v b के लिए उसका म्यू इसके नीचे आएगा, तो ये बना एल ए बाई एल बी, और ये म्यू के लिए देखो इसका म्यू नीचे चला आएगा, ये हो गया म्यू बी, और इसका म्यू ऊपर चला जाएगा म्यू ए। ये लीनियर मास डेंसिटी है, म्यू लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ हो गया। तो T1 और T2 का जो रेशियो होगा अल्टीमेटली ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ तुमको जरूरत क्या, देखो लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग्स एंड दोनों का मास पर यूनिट लेंथ का रेशियो, यही चाहिए। तो दोनों तो वैल्यू दिया ही हुआ है, देखो वैल्यू पुट कर दो, एल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 2.5, एल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 4, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा म्यू ए 2 इंटू 10 टू द पावर -4, और म्यू बी है, सॉरी एल बी गलत लिखे हम लोग, है ना, एल बी गलत लिख दिया, एल बी दिया वही वाला ना, एल ए वाला, एल बी दिया 1.5, एल बी दिया हुआ तुम्हारा 1.5, म्यू बी का वैल्यू दिया हुआ दिस वन, म्यू बी इज 4 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखो, 10 टू द पावर -4 बच्चा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ दो, तो ये बचा कितना 2 कट करेंगे हम लोग, 1/√2 बचा, और यहाँ से पॉइंट और पॉइंट अगर हटा दोगे तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करो तो ये 5 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, है ना, 5/3 हो गया, और ये बना तुम्हारा 1/√2, तो आंसर हो गया 5 डिवाइडेड बाई 3√2, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग कर सकते हैं 5/3 ऐसे ही छोड़ दो, और 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके अब 3 से डिवाइड कर लो, वेरी इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ, 5 7 35, और यहाँ पर भी हो गया 5 7 35, यहाँ 35 हो गया, यहाँ हो गया 3, और ये कट करो, ये 1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3.1, 2 रहा, 23 हो गया, इसको 24 मान लेंगे तो 3 8 24 होता है ना, 1.18 रेशियो होगा, T1/T2 का रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 1.18, तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.18, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है, समझ में आ रहा है,
एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कैलकुलेशन अगर इस तरह से आए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर डिफरेंट टाइप रहेगा या थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का रहेगा तो उसको घबराना नहीं है, उसका लॉजिक यूज करो। हर एक कैलकुलेशन का, फिजिक्स में चाहे कोई भी पार्ट रहे, जिस पार्ट का भी रहे, कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन का कोई ना कोई लॉजिक रहता है, ट्रिक रहता है, जिसको यूज करके हम लोग उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमको एग्जैक्ट, सबसे अच्छी बात यह है ना कि हमको एग्जैक्ट आंसर निकालने का जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, एग्जैक्ट ऑप्शन निकालना है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन निकालने के लिए अगर तुम अप्रोच करोगे तो नियरेस्ट ऑप्शन में पहुंच जाओ ना, नियरेस्ट ऑप्शन में पहुंच जाओगे तो वहां पर उसके आसपास जो तुम्हारा वैल्यू है उसके आसपास ऑप्शन कौन था, तो वो अप्रोच कर पाओगे तो हम लोग डायरेक्ट वहां से बोल सकते हैं। तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आएगा, नियरेस्ट आंसर अगर पहुंच जाएगा तो उसके करीब का ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक या लॉजिक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 176 रेडियन पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2026 जो कैंसिल हो गया उसमें दिया हुआ था। लेकिन अगर तुम बोलो तो बोलो कि इसके साथ वो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा बच्चा, जैसे हम बोल रहे हैं कि जेईई मेन का जितना क्वेश्चन हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तुम्हारा रीनीट में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ही वाला देखो, तुम अगर चाहो तो बोल सकते हो कि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा नीट 2026 का जो कैंसिल हुआ उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। कैसा क्वेश्चन दिया हुआ था, यहां तुमको बोल दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस वन, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा हमको निकालने के लिए क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी पहले निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो ये ओमेगा दिया हुआ है ना, ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, इट बिकम्स एफ, 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा, एफ इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, तो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ 176 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई को हम लोग लिखते हैं 22/7, पाई को हम लोग लिखते हैं 22/7 ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो ये यहां से कट करो, कैंसिल हो जाएगा, 22 8 जार 176 होता है, 8 2 जार 16, 8 2 जार 16 और 117 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसको कट करो, यहाँ पर 4 होगा, तो 4 7 जार 28 हर्ट्ज। ये बना फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी ऑसिलेशन में ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब के फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी का होगा, वही फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन का होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, उसका डबल होता है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर होता है तो उसका ऑसिलेशन या वेलोसिटी जितने टाइम ऑसिलेट करेगा उसका डबल काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक के ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी का डबल होता है ना। यही क्वेश्चन तुम लोगों को जेईई मेन में, जी नीट में 2026 में दे दिया हुआ था कि ग्राफ दे दिया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, दे दिया हुआ ग्राफ तुम्हारा यहाँ से, ये ग्राफ दे दिया हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यहाँ से यहाँ टाइम जो लगेगा उस वन कंप्लीट टाइम पीरियड हो गया, उस टाइम पीरियड में इसका एक ऑसिलेशन हो रहा है, इसका एक ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन कंसीडर करें तो क्या बोल सकते हैं बताओ, उस टाइम में 2 बार ऑसिलेशन होगा ना, 2 बार ऑसिलेशन होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी का डबल होता है ना। तो यहाँ पर सेम टाइम के अंदर 2 बार ऑसिलेशन, और अब 2 बार ऑसिलेशन जो ऑप्शन दिया हुआ वो करेक्ट ऑप्शन दिया, उसको टिक कर दो, यही ग्राफ आया हुआ था। सेम चीज यहाँ पर दे दिया हुआ, देखो यहाँ पर तुमको काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन दे दिया हुआ कितना, 28 हर्ट्ज, ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 28 हर्ट्ज, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा। एसएचएम का फ्रीक्वेंसी जो होता है एनर्जी का उसका डबल होता है, एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा एसएचएम का उसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ हो गया तुम्हारा कितना 14, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना आ गया बताओ 14, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, 14 हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, कॉन्सेप्ट सेम चीज है बच्चा, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ इसको ग्राफ में ट्रांसफर करके क्वेश्चन तुमको नीट में दे दिया था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बच्चा क्लियर रखो, वो बात जो है वो समझने की कोशिश करो, तो इससे हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है तुम्हारा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इसके ऊपर बेस करके सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तुम्हारा जेईई एडवांस इस साल 2026 में आ गया था, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जेईई मेन में भी दे दिया हुआ है और सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारा जेईई एडवांस में भी दे दिया है, तो कोई ठीक नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन तुम लोगों का रीनीट में वापस से उठा करके दे दे,
ठीक है, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ करने की कोशिश किया तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझ करके रखें कैसे करेंगे। तो इंटरफेरेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं बताओ, दो यहां दिया हुआ देखो, दो लाउड स्पीकर है L1 एंड L2, ये दो लाउड स्पीकर है L1 एंड L2 आर प्लेस्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 10 मीटर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 10 मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल डी बोलते हैं, है ना। So, as shown in the figure, both speakers are fed with an audio input signal of same frequency. दोनों का frequency same है, with constant volume. The voice recorder initially at point A, जो recorder है मतलब detector जो है वो पहले यहाँ A point पर था, तो A point पर देखो यहाँ से जो साउंड आ रहा है और यहाँ से जो साउंड आ रहा है, दोनों का पाथ सेम है ना, दोनों का पाथ अगर सेम है तो देयर इज नो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कहां हो गया, वहां पर 0। तो पाथ डिफरेंस जहां जहां n लैम्डा, n इज एनी इंटीजर, 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है, तो पहला जो पाथ डिफरेंस जहां पर n लैम्डा, n का वैल्यू 0 होगा मतलब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोगों को सुनने को मिलता है ना। वो एक्चुअली कहां होता है, ये स्क्रीन अगर हम लोग कंसीडर करेंगे इस पाथ के एकदम सेंटर में, यहाँ पर दोनों का पाथ सेम है, यहाँ हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व किया। अब वो क्या बोल रहा है देखो आगे, एट इक्विडिस्टेंट at point A at equidistant to both लाउड स्पीकर, दोनों लाउड स्पीकर से इक्वल डिस्टेंस में था, ठीक है, वो इज मूव्ड बाय 25 मीटर अलोंग द लाइन AB व्हाइल मॉनिटरिंग द ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल जब मॉनिटर किया जा रहा था, ये यहां से मूव करते 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 अलोंग दिस लाइन AB 25 मीटर दूर चला गया, ठीक है। ऐसा जाने में क्या हो रहा है, द मेजर्ड सिग्नल वाज फाउंड टू अंडरगो 10 साइकिल्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा ड्यूरिंग द मूवमेंट। अब यहां से यहां पर जाते जाते वो 10 मर्तबा साइकिल मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा 10 बार हुआ, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो एक बार अगर मैक्सिमम होता है तो जो पाथ डिफरेंस होगा यहां से ऊपर चलेगा, तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 1 लैम्डा। अगर 2 बार होता है तो 2 लैम्डा, 3 बार होता है तो 3 लैम्डा, 4 बार होता है 4 लैम्डा। यहां से यहां पहुंचते पहुंचते वो 10 बार मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जर्व कर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जब यहां पर पहुंचा तो ये जो दोनों साउंड यहां से इसके पास पहुंचेगा, किस पॉइंट पर बोलो, एट दिस पॉइंट। जब वो यहां पर पहुंचता है, ये पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर पहुंचा, ये यहां से पहुंचा, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों साउंड का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, दैट विल बी इक्वल टू 10 लैम्डा, है ना। तो दोनों का पाथ डिफरेंस यहां पर होगा कितना, 10 लैम्डा, बिकॉज यहां से यहां पहुंचते पहुंचते वो 10 बार ये साइकिल को रिपीट कर गया, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो यहां से अगर हम ये आगे बढ़ा तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो यहाँ तो मैक्सिमम हो चुका था ना, यहां से आगे बढ़ा तो एक मिनिमम हुआ पहला मिनिमम हुआ, उसके बाद फिर मैक्सिमम। तो ये जो पहला वाला मैक्सिमम सुना, यहां से स्टार्ट होने के बाद पहला वाला जो मैक्सिमम सुना है उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, तो सेकंड मैक्सिमा जो सुनेगा तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, 2 लैम्डा। इस तरह से होते 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 यहां से पहले 10th मिनिमा होगा, उसके बाद 10th मैक्सिमा होगा। तो जब 10th मैक्सिमा पहुंचा तो उससे पहले 10 बार मिनिमम हो चुका था, वो 10वां मैक्सिमम सुन रहा है ना। तो 10th मैक्सिमम जब सुनेगा तो उस वक्त दोनों का पाथ डिफरेंस जो होगा, दोनों साउंड वेव जो ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहा था डिटेक्टर के पास, दोनों का पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 10 लैम्डा, है ना। तो वहां से 10 लैम्डा पुट करो तो वहां से तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा किसका, लैम्डा का। अगर लैम्डा का वैल्यू निकल जाता है तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल कितना होगा, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज दिस वन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर दिया हुआ रहेगा तो फ्रीक्वेंसी निकालो, देन वी कैन यूज द रिलेशन v इक्वल टू n लैम्डा। v पता है, लैम्डा का वैल्यू निकाल लो, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ n, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ओके बच्चा, तो अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये सोचो। एक पाथ होगा L1b और एक पाथ होगा L2b, दोनों पाथ का डिफरेंस L2b बड़ा है, L2b में से L1b को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सोचो कि अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ किया, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना था, टोटल लेंथ कितना था 10, यहां से यहां 10 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया यहां से 5, ठीक है। तो यहां से लेके ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बताओ, ये डिस्टेंस 5 मीटर होगा, तो ये 25 ये 5, टोटल कितना हो गया 30, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था 40। क्लियर बच्चा, ये हो गया यहां से लेके यहां तक कितना 30 है ना, और ये कितना था, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 40। तो अब ये बताओ ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ये 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इट 50 स्क्वायर, इज इट 50 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट कर दो तो ये 50 मीटर निकला। क्लियर बच्चा, क्लियर भाई, यहां से ये 50 मीटर निकला। अब दूसरा इसके बारे में सोचो, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये सोचो ये वाला भी 5 है ना, तो यहां से ये वाला 5 माइनस करो, 25 में से 5 माइनस करो तो ये बाकी बचा हुआ रहेगा 20 है ना, और ये बचा कितना
40, तो L1 से B तक का डिस्टेंस कितना होगा 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं L1 से B तक का डिस्टेंस जो होगा वो 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसके ऊपर रूट। ठीक है, तो यहां से 20 स्क्वायर एक कॉमन ले लो, तो 20 बाहर आ जाएगा, यहाँ 20 स्क्वायर चला गया, 2 स्क्वायर बचा, 4 प्लस 1 5, तो ये रूट 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू हुआ 20 रूट 5, और ये वाला वैल्यू कितना निकला बताओ L2B, इसका वैल्यू कितना निकला, दिस इज इक्वल टू 40 मीटर, सॉरी नॉट 40, 50 था ना, 50 था ना, 50 मीटर। ओके बच्चा, 50 मीटर। तो बताओ L2B बड़ा है, तो यहां पर हम लोग जब B पॉइंट पर पहुंचा उस वक्त जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा मैक्सिमम या मिनिमम, तो 10th मैक्सिमा सुनेगा ना, 10th मैक्सिमा अगर सुनेगा तो पाथ रेफरेंस जो होगा वो कितना होगा 50 माइनस 20 रूट 5 इक्वल टू 10 लैम्डा। ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा बताओ। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा था, जहां पर दोनों का पाथ सेम था, ये सेंट्रल मैक्सिमा था। अब यहां से जब बढ़ना शुरू करेगा तो पहले एक तो मैक्सिमा यहां तो हो चुका है ना, अब जब बढ़ना शुरू करेगा जैसे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा वहां पर मिनिमम होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा तो फिर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा होगा, वहां मैक्सिमम हुआ। तो जहां पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो रहा है वहां पर एक बार मैक्सिमम हो चुका था और उससे पहले एक मिनिमम है ना, फिर उससे आगे जब बढ़ेगा तो पाथ डिफरेंस जब 1.5 लैम्डा मतलब 3/2 लैम्डा होगा तो फिर मिनिमम होगा, और जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा फिर मैक्सिमम होगा। तो सेकेंड मैक्सिमा जब ऑब्जर्व किया उससे पहले 2 मिनिमम हो चुका था ना, तो ये 2 साइकिल हो गया, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। वैसे ही जब 10th साइकिल होगा तो जब 10th टाइम मैक्सिमम सुनेगा उसके पहले 10th मिनिमम हो चुका होगा, है ना। तो 10th साइकिल होने का मतलब मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम होते होते जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर मैक्सिमम पहुंचेगा, 10th मैक्सिमम होगा, बिकॉज 10th मिनिमम तो उससे पहले हो जाएगा। जैसे पहला मैक्सिमम मान लो यहां पर हुआ तो पहले मिनिमम तो यहां पर हो चुका था, है ना। ये तो सेंट्रल था, सेंट्रल को हम लोग जीरो मैक्सिमम बोलते हैं, इनका वैल्यू जीरो होना चाहिए वहां पर, है ना। तो 1 लैम्डा जब पुट करेंगे फर्स्ट मैक्सिमा तो फर्स्ट मिनिमा यहां हो गया, फिर सोचो यह सेकंड मैक्सिमा तो सेकंड मिनिमा यहां हो चुका है, उससे पहले हो चुका है। तो 10th साइकिल जब कंप्लीट करेंगे तो यहाँ 10th मैक्सिमा होगा, उससे पहले क्या हो चुका है मिनिमम हो चुका है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम सुन रहा है, 10th साइकिल जहां कंप्लीट होगा वहां मैक्सिमम सुन रहा है, इसीलिए यहाँ पर पाथ रेफरेंस कितना लिखेंगे 10 लैम्डा लिखेंगे, या मिनिमम वाला कंडीशन नहीं लेंगे, बिकॉज साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो मिनिमम ऑलरेडी हो चुका है, मैक्सिमम होगा वहां पर तो साइकिल कंप्लीट होगा। क्लियर बच्चा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो ये √5 का वैल्यू देखो तुमको यहां पर दे दिया हुआ, √5 इज गिवन एज 2.23, तो यहां पर इसका वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 5 माइनस 2 इंटू 2.23 लैम्डा, तो ये हो गया तुम्हारा 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो 644 लैम्डा हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू जो आएगा 4 में से माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 4, ये हो गया तुम्हारा 5.0, ठीक है, इतना मीटर आ गया। तो तुमको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाई लैम्डा, v इक्वल टू f लैम्डा होता है, तो f इक्वल टू v बाई लैम्डा हो जाएगा। तो v का वैल्यू यहाँ पर दे दिया तुम्हारा, v का वैल्यू यहाँ पर दे दिया, देखो v इज गिवन एज 324 और ये हो गया तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू 0.54, ठीक है 0.54। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये पॉइंट हटा दो, 0 ऊपर चला जाएगा, तो 324 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 100 ऊपर चला गया। तो यहाँ देखो 6 4 जार 24, 4 हो गया, 2 बचा, 6 5 जार 30 2 32, तो ये कट गया 6 से, तो 6 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 600 हर्ट्ज। तो योर परफेक्ट आंसर विल बी 600 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट विल बी 600 हर्ट्ज। क्लियर बच्चा, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन एन ओपन ऑर्गन पाइप ν3 एंड ν6 आर थर्ड एंड सिक्स हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्टिवली। अगर इन दोनों का डिफरेंस 2200 होगा तो लेंथ ऑफ द पाइप कितना होगा, कैलकुलेट करो। लेंथ ऑफ द पाइप कैसे निकालेंगे, देखो ओपन पाइप में जो फ्रीक्वेंसीज मिलता है वो क्या मिलता है, ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो n 2n 3n 4n 5n 6n 7n 8 ये सब रहता है, जिसमें से n को हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल, और बाकी जितना उसका मल्टीपल रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग हार्मोनिक्स। तो n itself is 1 times multiple of n, तो n itself is the first harmonic, उसके बाद 2n सेकंड हार्मोनिक, 3n थर्ड हार्मोनिक, 4n फोर्थ हार्मोनिक, 5n फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा, है ना। तो ये अगर हम लोग बोलते हैं इसमें कि n फंडामेंटल है तो ये जो सिक्स हार्मोनिक है तो वहां उसके जगह कि हम लोग 6n लिख सकते हैं, n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो।
और ये जो थर्ड हार्मोनिक है तो उसके जगह क्या हम लोग 3n लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना बता दिया, 2200, तो 6 - 3 का मतलब 3n, 3n का वैल्यू 2200। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो अब यहाँ ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था ओपन पाइप का, ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, v/2l है ना, v/2l, तो 2200 हो जाएगा। अगर ये क्लोज पाइप होता तो क्लोज पाइप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज v/4l होता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और क्लोज पाइप में जो सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिलता है क्लोज पाइप के लिए वो n, 3n, 5n, 7n, 9n एंड सो ऑन। ऑड हार्मोनिक्स रहेगा वहां पर, इवन हार्मोनिक्स नहीं रहता है। इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ क्लोज पाइप। तो फिर वहां पर फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेवेंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, ये सब रहता। तो उन दोनों का कोई डिफरेंस दिया हुआ रहता, तो उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख करके कैलकुलेट करते, तो वहां पर जो एन आता वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप होता, और क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/4l होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ओपन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, v/2l होगा। तो यहाँ से बच्चा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 3 / 2 × 2200 ये आएगा। ठीक है, ऊपर रहा v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, v का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। अब ये एल का वैल्यू आएगा मीटर में, यहां से एल का वैल्यू किसमें आएगा बताओ, मीटर में आएगा। लेकिन तुम्हारा ये आंसर जो लिखा हुआ है यहाँ पर मिलीमीटर में लिखा हुआ है, आंसर जो लिखा हुआ वो मिलीमीटर में लिखा हुआ है। तो इस मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। अब यहां से देखो ये एक जीरो कैंसिल कर दो, अब ये जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहां से हम लोग कट करते हैं, देखो 11 से कट करो, ये 11 2 या 22 होगा, ये हो गया 3। ठीक है, ये 2 और ये 2 4 हुआ। अब 4 के साथ अगर हम 100 को कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 25। अब 25 इंटू 9, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा बताओ, 225 है ना। तो 225 मिलीमीटर है ऑप्शन में, 225 मिलीमीटर, ये रहा 225 मिलीमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ, देखो A simple pendulum of a string length 30 centimeter performs 20 oscillation in 10 seconds. The length of the string required for the pendulum to perform 40 oscillation in same time duration is कितना होगा। ठीक है, तो एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बच्चा हम लोग जानते हैं, t इक्वल टू कितना होता है बताओ, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी, है ना। तो यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू रूट l लिख सकते हैं, l को चेंज करेंगे तो t का वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहले जो लेंथ दिया हुआ था वो लेंथ था 30 सेंटीमीटर, उस वक्त उसका टाइम पीरियड दे दिया है। अब टाइम पीरियड अगर चेंज होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब सोचो यहाँ पर अगर तुमको बोल दिया है कि 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, बट टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 ऑसिलेशन, तो 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगेगा, 10/20 विच इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। क्लियर बच्चा, 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगेगा, 1/2 हाफ सेकेंड। अब यहाँ पर देखो 40 ऑसिलेशन सेम टाइम में कर रहा है, सेम टाइम मतलब 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में अभी 40 ऑसिलेशन करेगा तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/4 सेकंड। तो दूसरा का टाइम पीरियड दे दिया, पहला का टाइम पीरियड दिया, पहला का लेंथ दिया हुआ, दूसरा वाला का लेंथ निकालने के लिए बोला है। तो ये रिलेशन अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हम लोग L2/L1 इक्वल टू T2/T1 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज ये कितना हो गया, T प्रोपोर्शनल टू L प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर ना। अब देखो L2 का वैल्यू निकालने बोला है, L2 को वैसे ही छोड़ दो, L1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30, T2 बाद में टाइम पीरियड कितना हो गया बताओ, पहले कितना था 10/20 मतलब हाफ, बाद में कितना हो गया 10/40 मतलब 1/4, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया हाफ, इसका होल स्क्वायर। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग बताओ, 2 कट करो 1/2, 2 कट करो 1/2 का स्क्वायर करो 1/4, सो L2 का वैल्यू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4, 30 को 4 से डिवाइड कर दो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ हो गया तुम्हारा 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The velocity of sound in air is doubled when the temperature is raised from 0 डिग्री to अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड, the value of alpha is, ये तो बहुत सारे बच्चे लोग को याद रहता है। इसका एक डायरेक्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन, एक फॉर्मूला बता के रखते हैं, जहां पर जो भी टेम्परेचर बढ़ने के बाद कितना टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर दिया रहेगा तो वेलोसिटी कितना टाइम्स हो गया, अब वेलोसिटी कितना टाइम्स हुआ अगर वो पूछ लेगा तो वहां से हम लोग टेम्परेचर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है ऑफ साउंड वेव टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ दो अलग अलग टेम्परेचर पर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव लिखें, एक T डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये T और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसका रेशियो जो होगा यहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करो तो इट बिकम्स T प्लस 273 और 0 डिग्री को चेंज करेंगे तो 0 प्लस 273 होगा, इसके ऊपर रूट। ठीक है, तो यहां से Vt इक्वल टू बच्चा कितना आएगा बताओ, V0 इंटू ये 273 को दोनों के नीचे अलग अलग करोगे तो 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273, इसके ऊपर पावर कितना होता है, हाफ। ठीक है, अब यहां से कभी देखोगे क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगर तुमको ये दे दिया कि Vt जो होगा वो n टाइम्स ऑफ V0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेलोसिटी था उसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, कोई भी एक रिलेशन दे देता है, हम जिसको n मान लिए, n इज एनी नंबर, n टाइम्स अगर होता है तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ये अगर होता है देन व्हाट वी कैन राइट, यहां पर पुट करो n टाइम्स v0 कट गया, यहां रूट है, रूट को हटाएं तो ये हो गया n स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273, तो t का जो वैल्यू आएगा यहां से कितना आ जाएगा बताओ, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 273, ये लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में है, याद रखना। अब अगर क्वेश्चन में तुमको ये दे देता है कि एक टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी इतना है, तुमको पूछ लिया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, तुमको पूछ लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, तुमसे पूछ लिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, कोई भी टेम्परेचर पूछ सकता है, तो वो टेम्परेचर को तुमको यहाँ पुट कर दो, पुट करने के बाद n का वैल्यू निकालो तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जो 0 डिग्री पर था उसका n टाइम्स। और अगर क्वेश्चन में तुमको ये उल्टा बोल देता है कि वेलोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना था उसका 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया, जो भी एक वैल्यू दे दिया n का, अब बोला टेम्परेचर बताओ किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, तो टेम्परेचर निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला, n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इसमें से n का वैल्यू 2, ये तो सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 टाइम्स में 2 टाइम्स अगर हो जाता है टेम्परेचर तो फिर सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा, n का वैल्यू अगर 2 होगा तो क्या होगा, तो हम लोग ये 2 का वैल्यू यहां से उठा करके इसमें पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करो, सिंपल, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 2 का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखना, जो भी वैल्यू दे सकता है इनका वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करो, इनका वैल्यू 2 पुट करो तो कितना हो गया 4 माइनस 1 3 इंटू दिस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9, 3 7 21, 1 2 रहा, 3 2 या 2 3 2 या 6 2 8 हो गया, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, 819 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये तो बच्चे लोग ऐसे भी याद रहता है, टेम्परेचर डबल कर देंगे तो सॉरी वेलोसिटी डबल कर देंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना था टेम्परेचर कितना होगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, ये क्लास में बहुत बार किया हुआ बच्चा क्वेश्चन ही बोले क्लास में, बहुत सारे बच्चे लोग को इसका आंसर डायरेक्ट याद रहता है। ठीक है, जो भी हो तुम लोग ये फॉर्मूला याद रखना। अब जो भी वैल्यू दे सकता है, अगर मान लो बोल दिया कि किस टेम्परेचर पर जाने के बाद वेलोसिटी 1.5 टाइम्स हो जाएगा, 1.5 टाइम्स, तो ये 1.5 का स्क्वायर कर दो, 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25 माइनस 1, 1.25 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 का मतलब हो गया 5/4, 5/4 से 4 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करो, ये डायरेक्ट 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। SHM का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a cylindrical block of mass capital M and area of cross section दे दिया हुआ है, is floating in a liquid of density rho and with its axis vertical, when depressed a little and released the block start oscillating, the time period of oscillation कितना होगा। इस तरह का जितना सारा भी क्वेश्चन है बच्चा, हर एक बॉडी जितना टाइप्स का ऑसिलेशन, कोई भी बॉडी अगर रहेगा उसको हम लोग स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ दिए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने लगा, वो सारा बॉडी का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 2 पाई रूट अंडर L/G इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके याद रखेंगे। ठीक है, बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग क्लास में बता चुके हैं कि डिफरेंट बॉडी अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को उसको हम हमेशा एक्सप्रेस करेंगे 2 पाई रूट ओवर L/G। अब सिर्फ ये याद रखना, बिकॉज ये टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला हमेशा याद रहता है हम लोगों को, है ना, तो अब इसमें देखना पड़ेगा डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग जगह L अलग अलग चीज को सिग्निफाई करता है, अलग अलग जगह पर L का वैल्यू अलग अलग होता है, तो कहां पर L किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहां पर देखो, अगर कोई बॉडी को हम लोग ऑसिलेट करके छोड़ देंगे, ये सॉरी लिक्विड के अंदर डाल दिए, अगर बॉडी का डेंसिटी कम है देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का जो डेंसिटी है उससे कम डेंसिटी अगर सॉलिड का होता है तो उसको जैसे हम लोग लिक्विड के अंदर छोड़ेंगे तो बॉडी क्या होगा, ऊपर जाकर के फ्लोट करने लगेगा, कुछ अंदर रहेगा कुछ बाहर रहेगा, फ्लोट करता हुआ रहेगा, है ना, डूबेगा नहीं। अगर उसका डेंसिटी ज्यादा होता है लिक्विड का डेंसिटी से तो डूब जाता, अगर डेंसिटी कम है तो डूबेगा नहीं, तो ये इस तरह से फ्लोट कर रहा है। तो हम लोग एक लिक्विड के अंदर इसको छोड़ दिए, उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है रो, ये छोड़ दिए, तो जब ये फ्लोट कर रहा है उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे mg ऊपर
बॉयंसी फोर्स, तो ये बॉयंसी फोर्स mg को बैलेंस किया हुआ है ना। इन दैट केस जब ये इसका डूबा हुआ हिस्सा कितना है, यहाँ पर ये डूबा हुआ हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एल हियर। अलग अलग कंडीशन में एल अलग अलग चीज को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पर एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एल मतलब याद रखना जब वो फ्लोट कर रहा था तो फिर ये डूबा हुआ हिस्सा कितना था, यही लेंथ एल था, ये लेंथ एल निकाल करके यहाँ पर पुट कर दो, टाइम पीरियड पता चल जाएगा। ठीक है, ये एल यहाँ निकाल करके पुट करो, टाइम पीरियड पता चल जाएगा। अब इस कंडीशन में इस बॉडी को अगर हम लोग स्लाइटली डिप्रेस करेंगे, स्लाइटली डिप्रेस करके छोड़ दो, तो ये बॉडी अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऑसिलेट करने लगेगा। दिस इज व्हाट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए याद ये रखोगे बच्चा। अब यहाँ एल किस चीज को सिग्निफाई करता है, याद रखना फ्लोटिंग कंडीशन में एल कितना हिस्सा डूबा हुआ था, वही निकाल करके यहाँ पर पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तब वो कैसे निकालेंगे, फ्लोटिंग कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि बी इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग B इक्वल टू एम जी, फ्लोटिंग कंडीशन का इक्वेशन लिख लिया हम लोग। अब बी बॉयंसी का फॉर्मूला बोलो, V रो G, V is the volume of the immersed portion of the solid, rho is the density of the liquid and G acceleration due to gravity। तो वॉल्यूम ऑफ immersed portion कैसे निकालोगे, ये जो डूबा हुआ हिस्सा है इस हिस्सा का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस सॉलिड का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सॉलिड देखो दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ जितना हाइट को जितना लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे उस पोर्शन का वॉल्यूम मिलता है ना। तो यहाँ जो डूबा हुआ हिस्सा उसका लेंथ L है, तो जो डूबा हुआ हिस्सा उसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ, उसका वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल। क्लियर बच्चा, क्लियर यहाँ से। तो ये जो डूबा हुआ हिस्सा था उसका वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू एल। तो ये बॉयंसी का पहला फॉर्मूला का पहला टर्म आ गया, वॉल्यूम V इमर्ज्ड पोर्शन का वॉल्यूम। उसके बाद रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज गिवन एज रो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देखो, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, तो यहां पर हो गया उसके बाद रो। नाउ G इक्वल टू एम जी, तो ये एम सॉरी जी जी कैंसिल हो गया। अब तुमको यहां से एल का वैल्यू निकालना था, वो एल का वैल्यू निकालो यहां से, एम डिवाइडेड बाई ए इंटू रो होगा, एम डिवाइडेड बाई ए इंटू रो होगा। तो ये बहुत बार बच्चे लोग इसको याद रखता है। ठीक है, बहुत सारा बच्चा लोग देखोगे एल का वैल्यू कितना होता है इसको याद रखता है, तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट ला करके पुट कर दो, फॉर्मूला याद रहता है उसको। लेकिन हम एक जनरल फॉर्मूला बना करके रखे हैं जो मैक्सिमम ऑसिलेटिंग बॉडी जो होता है उसके लिए हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। अब अलग अलग जगह पर एल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये सिर्फ तुमको ध्यान रखना है। अलग जगह पर हम लोगों को एल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा ये देख लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एल का वैल्यू निकाले, एल का वैल्यू हमारा कितना निकला बताओ, बॉयंसी का फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए, पुट करके सिंप्लीफाई किए, एल इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई ए इंटू रो। तो इसको यहाँ पर तुम लोग पुट कर दो, इसको यहाँ पर तुम लोग पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ एल हो गया तुम्हारा एम डिवाइडेड बाई ए रो जी, तो 2 पाई रूट ओवर एम डिवाइडेड बाई ए रो जी, है ना। बॉयंसी का फॉर्मूला था बॉयंसी इक्वल टू बी इक्वल टू एम जी, बी की जगह में क्या लिखेंगे वी रो जी, वी हो गया तुम्हारा ए एल रो इंटू जी, है ना, ए इंटू एल, ए इंटू एल जो हिस्सा डूबा हुआ था उसका वॉल्यूम, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू एल, यहाँ पर पुट कर दिए ए एल रो जी इक्वल टू एम जी, जी कैंसिल हो गया, एल का वैल्यू निकालें, एल का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, जनरली इसमें मैक्सिमम देखोगे इस तरह का बॉडी जो ऑसिलेट करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, उसका ज्यादातर क्वेश्चन में देखोगे टाइम पीरियड का जो हम फॉर्मूला बना करके रखते हैं 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी रहता है। अब वहां पर तुमको ये देखना पड़ेगा कि एल का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, है ना, 2 पाई रूट ओवर एम बाई ए रो जी, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम कैपिटल टी इज एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू a sin ओमेगा t। बच्चे देखो x इक्वल टू a sin ओमेगा t का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है कहां से, फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो डेटा दिया हुआ रहता है ना वो डेटा को देखते देखते चलेंगे कि हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान में रखना पड़ेगा तुम लोगों को। जैसे यहाँ x इक्वल टू a sin ओमेगा t बोलने का मतलब क्या था, कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम बिगिन फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर कॉस रहता तो पार्टिकल बिगिन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला वेयर a इज द एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटर इज फाउंड एट t इक्वल टू कैपिटल T बाय 2 बीटा, बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होता है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो पार्टिकल चूंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था, मीन पोजीशन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, कैपिटल T बाई 4 सेकंड लगेगा। क्लियर बच्चा, कैपिटल T बाई 4 सेकंड लगेगा, तो तुम्हारा कैपिटल T बाई 4 सेकंड इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम T इक्वल टू कैपिटल T बाई 4 सेकंड बोलते हैं तो तुम्हारा 2 बीटा का वैल्यू दिया हुआ 4, तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया बताओ, बीटा बिकम्स इक्वल टू 2। क्लियर बच्चा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहां दिया हुआ है द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मेटालिक बार is 400 meter per second. If the density and the Young's modulus of the bar material are increased by 0.5% and 1% respectively, then the speed of the wave is changed approximately to. स्पीड अप्रोक्सीमेटली कितना चेंज होगा? तो एक बात तो बच्चे पहले ये समझ लो यहाँ पर कि ये मैक्सिमम एरर निकालने वाला क्वेश्चन नहीं है। जो एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन है स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं, वो मैक्सिमम एरर निकालने वाला क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर कोई सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इक्वल टू रूट अंडर v इक्वल टू के बाई रो आता है। के यहाँ रहता है, के को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। अगर ये सॉलिड है तो के का वैल्यू जो आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड जो है, अगर जैसे यहाँ पर मेटेलिक बार दे दिया हुआ है, एक मेटल दे दिया हुआ है उसके अंदर से जो साउंड वेव ट्रेवल करेगा तो उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर होता है? यंग्स मॉड्यूलस। अगर ये गैसियस मीडियम होता, लिक्विड या गैसियस मीडियम होता है तो फिर वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? बी, बल्क मॉड्यूलस। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? बी बाई रो लिखा जाता है, बी बाई रो लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से देखो अगर y को और रो को चेंज करेंगे हम लोग तो v का वैल्यू में कितना परसेंट चेंज आएगा, कितना परसेंट चेंज होगा। ये तुमसे यहाँ पर नहीं पूछा है कि इसका एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर कितना होगा। मैक्सिमम एरर के लिए क्या करते हैं? इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जिस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है सबका एरर निकालेंगे, उसको ऐड कर देते हैं, चाहे वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, जो भी रहो उसको एरर को ऐड कर देते हैं तो मैक्सिमम एरर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर तुमको बोला है कि दोनों को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना चेंज होगा। एरर नहीं पूछा, कितना चेंज होगा। तो इस केस में याद रखना अगर y को बढ़ाओगे तो v का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन रो को अगर बढ़ाएंगे तो v का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, इसका वैल्यू कम होगा, डिक्रीज करेगा। इनवर्सली वेरी कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली दोनों को बढ़ाने के बाद हम लोग देखेंगे v का वैल्यू बढ़ा या कम हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लॉग लेकर के जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा रिलेशन आएगा यहाँ से डेल v बाई वी, एरर इन v इक्वल टू हाफ पावर पहले आ जाएगा, ये बना डेल y बाई वाई और ये बना डेल रो बाई रो। अब चूंकि देखो ये डिवाइड था तो इन दोनों के बीच का साइन माइनस आएगा, तो यहां पर ये माइनस साइन तुमको लेना पड़ेगा बिकॉज यू आर हियर नॉट कंसिडरिंग द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। यहां पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम लोग नहीं निकालने हैं, जो इसमें हमेशा ऐड करेंगे। यहां पर देखो y का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो v का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन रो इंक्रीज कर रहे हैं तो v का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो इसकी वजह से कितना घटा और इसकी वजह से कितना बढ़ा, दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बढ़ रहा है। अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर हम लोग बोलेंगे स्पीड का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो कितना दिया हुआ है वैल्यू, हाफ। यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो डेल वी बाई वी, डेल वी बाई वी, वी का वैल्यू 400 यहां पर पुट करो, ये हाफ रहा। डेल वाई बाई वाई, वाई का परसेंटेज एरर देखो कितना दिया हुआ है, if the density and Young's modulus of the bar material are increased by, तो पहला वाला डेंसिटी है, दूसरा वाला Young's modulus। तो Young's modulus कितना इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है कितना? 1%। तो ये 1/100 हो गया। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा डेंसिटी। डेंसिटी देखो यहाँ माइनस का मतलब उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये चूंकि इनवर्सली वेरी कर रहा था बोल के यहाँ पर माइनस साइन आया। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है? देखो इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 0.5%, तो इसको 0.5/100 लिखेंगे। तो डेल वी का वैल्यू यहाँ से देखो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ये हाफ हो गया, यहाँ 100 एलसीएम लिए तो ये बना 1 माइनस 0.5 विच इज 0.5 इंटू 400। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, 2 से कट करो, यहाँ पर 2 आएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 आएगा। तो डेल वी का वैल्यू चूंकि यहाँ पर +1 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डेंसिटी और यंग्स मॉड्यूलस को इंक्रीज करते हैं 1% एंड 0.5%, तो v का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। प्लस आने का मतलब इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा? डेल v इक्वल टू 1। तो डेल v का वैल्यू 1 इंक्रीज किया, लेकिन तुमको निकालने क्या दिया था? देखो यहाँ पर चेंज्ड अप्रोक्सीमेटली टू, स्पीड ऑफ द वेव इज चेंज्ड अप्रोक्सीमेटली टू का मतलब तुमको फाइनल वैल्यू बताना है। चेंज अप्रोक्सीमेटली बाई अगर बोलता कितना इंक्रीज चेंज हुआ तो हम लोग बोलते 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज किया, लेकिन कितना फाइनल वैल्यू? 2 का मतलब कि फाइनल वैल्यू कितना होगा। तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा बताओ? पहले था 400 ना, पहले था 400, इसमें 1 क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, +1 आया, इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अगर यहाँ पर माइनस आता, ये वैल्यू अगर ज्यादा होता, माइनस होता, ये माइनस आता, तो माइनस होता तो क्या बोलते हैं हम लोग? 1 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हुआ। तो फिर फाइनल वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? जो था उससे माइनस करते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 + 1। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 400 + 1 दैट इज इक्वल टू 401। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
यहां पर दो मास को हम लोग एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके रखे हैं. एज शोन इन द फिगर, द स्प्रिंग इज केप्ट इन अ स्ट्रेच्ड पोजीशन विद सम extension by holding the mass 1 kg and 0.2 kg with separation more than spring natural length and are released. natural length से ज्यादा करके हम लोग छोड़ दिए. दो स्प्रिंग के दो एंड में दो मास को बांध करके रखो, उसको नेचुरल लेंथ से बड़ा करो, छोड़ दो. उसके बाद क्या होगा, दोनों मास ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा. ठीक है ना. तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताओ, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर म्यू बाई के. यहाँ पर m बाई के नहीं लेते हैं, दोनों मास को मर्ज करके एक मास बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस मास, है ना. तो यहाँ पर म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा m1 m2 बाई m1 प्लस m2, रिड्यूस मास हो जाएगा. ठीक है. assume the horizontal surface to be frictionless, the angular frequency of the system is. अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला इन एसआई सिस्टम. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ओमेगा. ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे, 2 पाई बाई टी. टी को यहाँ लेके आओ. 2 पाई बाई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई बाई टी इक्वल टू के बाई म्यू होगा, है ना. ये बना तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो यहां से तुम के बाई म्यू का वैल्यू पुट कर दो. के तो ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो 150. के का वैल्यू दिया हुआ है 150. अब म्यू का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे. म्यू का वैल्यू कितना होता है बताओ, एक है 1 kg और एक है 0.2 kg. 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg. यहाँ पर 0.2 kg दिया हुआ है, तो ये बना 1 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2. ठीक है. तब ये तो पॉइंट, अरे पॉइंट हटा दो, 2 से कटेगा तो ये और ये कटेगा 6 हो जाएगा. तो ये हो गया 1/6 kg. रिड्यूस मास कितना हो गया 1/6 kg. तो यहाँ पर पुट करो 1/6, 6 ऊपर ले जाओ तो ये बना 900. 900 का स्क्वायर रूट कर दो, 30 आएगा. तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 30. ओमेगा का वैल्यू हो गया 30. तो ये बना तुम्हारा 30. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चा, जे एडवांस 2026 का क्वेश्चन है. जो बोले थे तुम लोगों को सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा जेई मेन वही कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ था. यहाँ पर भी इंटरफेरेंस का क्वेश्चन जे एडवांस में दे दिया हुआ था. क्या दिया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैचिंग करने के लिए बोल दिया है. सोर्स 4 कॉन्फ़िगरेशन मेड ऑफ स्ट्रेट एंड सेमी सर्कुलर नैरो ट्यूब कंटेनिंग एयर. A sound wave of wavelength 0.29 मीटर enters this structure at the points S. इस पॉइंट पर साउंड वेव इंटर करने के बाद स्प्लिट हो गया. एक इस पाथ से जा रहा है, एक इस पाथ से जा रहा है. अब दोनों पहुंचा यहाँ पर, डिटेक्टर यहाँ पर है, दोनों का पाथ अलग अलग है. तो दोनों का पाथ का एक जो डिफरेंस होगा, वो पाथ डिफरेंस अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है तो जोर से सुनेगा, मैक्सिमम सुनेगा, इंटरफेरेंस होगा. और पाथ डिफरेंस अगर ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ अगर होगा तो मैक्सिमम, और ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा तो मिनिमम हो जाएगा, है ना. तो यहां से क्या बोल रहा है देखो, साउंड डिटेक्टर है प्लेस्ड एट डी पॉइंट पर डिटेक्टर रखा हुआ है. बिटवीन द पॉइंट एस एंड डी द साउंड ट्रेवल्स ओनली थ्रू द ट्यूब. साउंड सिर्फ ट्यूब के अंदर से ही जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ट्यूब के अंदर से ही जाएगा, बाहर से नहीं जाएगा. ओके. लिस्ट 2 कंटेन्स पॉसिबल स्मॉलेस्ट values of L for which the detector D records maximum amplitude. ठीक है. देखो पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ L निकालना है. L का कम से कम वैल्यू बताओ जिसकी वजह से तुम्हारा D जो डिटेक्टर जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को डिटेक्ट करेगा. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम. तो इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए तुम्हारा पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए, दैट पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू कितना बताओ, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू एन लैम्डा, है ना, एन लैम्डा. अब यहाँ जो पाथ आएगा, दोनों पाथ, एक पाथ देखो यहां से जा रहा है और एक पाथ यहां से, सबके लिए एक पाथ यहां से जा रहा है, एक पाथ यहां से जा रहा है. सब पाथ डिफरेंस जो आएगा वो एल के टर्म्स में आएगा. तो तुमको बोला एल का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो. एल का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस देना पड़ेगा वो भी स्मॉलेस्ट देना पड़ेगा. तो फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल, ये पाथ डिफरेंस स्मॉलेस्ट कब होगा, जब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1. कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस तुम्हारा कितना आ सकता है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन. अगर स्मॉलेस्ट एल लिखोगे तो पाथ डिफरेंस स्मॉलेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होगा, 1 लैम्डा. ठीक है. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 लैम्डा फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल. फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल, एन का वैल्यू जो होगा स्मॉलेस्ट होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, जो कि 1 होगा. अब यहां पर देखो पहला वाला के लिए अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो एक साउंड इस पाथ से चला गया सीधा, जिसका लेंथ होगा कितना, एल. ये अगर एल है तो इसका रेडियस हो जाएगा l/2. तो इस सेमी सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा बताओ, ये सेमी सर्कमफ्रेंस कितना होगा, ये वाला पाथ कितना होगा, दिस इज पाई आर. तो आर का वैल्यू कितना हो गया, l/2, है ना. तो एक पाथ हो गया हम लोग पीक पॉइंट के
पी के लिए पी कंडीशन के लिए देख रहे हैं, तो एक हो गया तुम्हारा पाई L/2 और एक लेंथ हो गया L, ये हो गया दोनों का पाथ का डिफरेंस, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 1 लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो ही वहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो यहां से L का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो L कॉमन लो, पाई/2 - 1 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो पाई/2 - 1 कितना हो गया, पाई/2 का वैल्यू हो गया 1.57, है ना, 1.57, पाई/2, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 1.57, 1.57 - 1 0.57, तो लैम्डा हो गया तुम्हारा 0.29, 0.29, आई हो गया 0.57, 0.57, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मान लेते हैं नियरली इक्वल टू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 29 × 2, इसका मतलब कितना हो गया 0.58, है ना, और यहां आ गया तुम्हारा कितना बताओ 1.04, तो ये ऑलमोस्ट 1 आ गया ना, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ऑलमोस्ट 1 आ गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.58 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.58 नहीं आएगा, 0.58 से थोड़ा सा कम आएगा, तो यहां से जो L का वैल्यू आएगा इज नियरली इक्वल टू 0.58 या उससे थोड़ा सा कम, तो हम ऑप्शन में देखेंगे 0.58 से करीब में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो 0.58, 0.58, 0.5, 0.5, 0. ये हो गया तुम्हारा उसका करीब ऑप्शन, है ना, 0.51 दिया हुआ है, इसका मतलब P का जो मैचिंग होगा किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, तो P3 के साथ मैच कहां कर रहा है, देखो P3 के साथ मैच कर रहा है C में और P3 के साथ मैच कर रहा है D में, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, तो C और D में से कोई एक होगा। अब C और D में देखो यहाँ Q 4 को मैच कर रहा है और Q 4 को मैच कर रहा है, तो Q तो हमको चेक करना ही नहीं है, Q 4 के साथ ही मैच करेगा, है ना, यहाँ देखो S2 के साथ मैच कर रहा है, S2 के साथ मैच कर रहा है, ये भी चेक नहीं करना है, ये ऑब्वियस है कि S2 को ही मैच करेगा, है ना, तो अब बचा हुआ क्या, R यहाँ पर 1 है, R यहाँ पर 5 है, तो R सिर्फ डिफरेंट है, तो हमको चेक करना पड़ेगा किसका वैल्यू, R का वैल्यू, मतलब R वाला ऑप्शन के साथ चेक करना पड़ेगा कि वो किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग R के लिए कंसीडर करते हैं 4R, R के लिए कंसीडर करते हैं, तो R के लिए देखो पाथ डिफरेंस कितना होगा, एक यहां से सीधा चला गया, इसका पाथ कितना हुआ L, और एक यहां से घूम करके जा रहा है, देखो यहां से घूम करके जा रहा है, इसका पाथ कितना होगा ये वाला L है, ये वाला L है, उसके बाद सेमी सर्कल, यहां से सेमी सर्कल, तो ये जो सेमी सर्कल बना उसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर है, देखो ये डायमीटर, लेकिन यहाँ पर L नहीं है, कितना है ये L और ये L, ये दोनों मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा ना, तो ये डायमीटर ही हो जाएगा कितना बताओ, √2L हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा √2L, अगर डायमीटर √2L होता है तो रेडियस कितना होगा डिवाइडेड बाई 2, L/√2, ठीक है, तो इसका सेमी सर्कमफ्रेंस कितना होगा पाई R, मतलब पाई L/√2, पाई L/√2, तो बच्चा ये लेंथ होगा पाई L/√2 और ये लेंथ होगा L, तो ये बड़ा वाला पाथ टोटल कितना हो गया बताओ, बड़ा वाला पाथ हो गया L प्लस पाई L/√2, बड़ा वाला पाथ हो गया, और ये जो छोटा वाला पाथ है डायरेक्ट जो जा रहा है S से D वो तो L है, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा -L, एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन लैम्डा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ L के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा, तो ये L कैंसिल हो गया, तो यहां से L का जो वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, √2 पर चला गया इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 0.29 डिवाइडेड बाई पाई, पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। अब बच्चा थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम लोग इसको नियरली इक्वल टू आंसर बनाते हैं तो ये हो गया तुम्हारा 1.41, ये हो गया 3.14, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट 1.4 पकड़ते हैं, और ये इसको हम लोग बनाते हैं 0.3, और ये बन गया तुम्हारा 3, 3.14 को 3 बना देते हैं, तो ये 0.3 से ये कट करेंगे तो 10 होगा ना, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.14 आएगा, 0.14, बट एक्चुअली ये 0.14 होगा नहीं, ठीक है, तो 0.14 से थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज ये 3.19 नहीं था, 3.03 नहीं था, ये 3.14 था, ज्यादा है ना, ज्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू कम आना चाहिए, तो 0.14 के नियरेस्ट ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे कौन सा है, 0.14, 0.14, 0.14, ये है 0.13, 0.13 ये है, थोड़ा सा कम, 0.14 से थोड़ा सा कम है, करेक्ट ये है, तो तुम्हारा इसके साथ मैचिंग किसका होगा 5 का होगा, तो R किसके साथ मैच कर रहा है 5 के साथ, यहां देखो R1 के साथ मैच कर रहा था, ये नहीं होगा, यहाँ R5 के साथ मैच कर रहा तो ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बच्चा सेम है,
कि इंटरफेरेंस का देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा जेई मेन में भी आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा जेई एडवांस में भी क्वेश्चन दे दिया है, एक ही साल दे दिया, इसी साल क्वेश्चन दिया है, तो कोई ठीक नहीं है। रीनेट का क्वेश्चन हो सकता है पैटर्न थोड़ा सा टफ करे, टफ क्वेश्चन अगर करेगा तो इस तरह का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उठा करके दे सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली दे सकता है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है उसको अच्छे से समझ करके रखो, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन देगा, अगर दे दिया तो कोई जरूरी नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके मिला जुला करके क्वेश्चन दे सकता है, तो उसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड to 3 times at an instant when its displacement x 2a/3। तो ये याद रखना, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, ये x इक्वल टू 0 है एट एनी पॉइंट, यहां पर ये x पॉइंट है, इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना था, v था। अब अगर उस पॉइंट पर उसके वेलोसिटी को अचानक से हम लोग बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे, तो फिर उसका एम्पलीट्यूड जो था, जो कि पहले a था, ये एम्पलीट्यूड था ना, पहले एम्पलीट्यूड a था, तो वेलोसिटी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड भी बड़ा हो जाएगा। ये जा रहा था कोई पीछे, तो उसका वेलोसिटी को इंक्रीज कर दो, ज्यादा दूर तक जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट दूर चला गया, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, स्पीड को कम कर दो, कम दूर तक जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ का स्पीड, किसी भी पॉइंट का स्पीड को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड भी इफेक्टेड होता है। तो मान लो कि उसका स्पीड को चेंज करके पहले जो स्पीड था उसका n टाइम्स कर दिए, स्पीड कितना हो गया, n टाइम्स, तो पहले एम्पलीट्यूड अगर a था तो अभी भी एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो न्यू एम्पलीट्यूड जो होगा बच्चा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में से एक कम करो, n स्क्वायर माइनस 1 करो, इंटू पोजीशन का स्क्वायर, जिस पोजीशन पर हम लोग वेलोसिटी चेंज किए थे, जो पॉइंट, जो भी पॉइंट रहेगा, x का जो वैल्यू रहेगा यहां पर पुट कर दो, इसके ऊपर रूट दे दो, तो ये हो गया तुम्हारा न्यू एम्पलीट्यूड। पहले का एम्पलीट्यूड कितना था, a, x कोई भी पॉइंट था वहां पर उसका स्पीड को n टाइम्स कर दिए, तो ये हो गया n स्क्वायर a स्क्वायर, फिर माइनस करो एक कम, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, x मतलब वो पॉइंट जहां पर हम लोग स्पीड को चेंज किए, तो यहां पर स्पीड कितना टाइम्स चेंज किए, देखो स्पीड इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, तो n का वैल्यू 3 हो गया, पोजीशन कौन सा था, एट 2a/3, तो ये x का वैल्यू हो गया, इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, n की जगह में तुम लोग 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9a स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 मतलब 8 हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर, x जो वैल्यू दिया हुआ था, अब वो 2a/3 है, यहाँ पर a/2 हो सकता था, a/3 हो सकता था, a/√2 हो सकता था, कोई भी पॉइंट हो सकता था, तो x इक्वल टू जिस पॉइंट पर स्पीड चेंज करेगा वो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, तो x का वैल्यू वहां पर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 4a स्क्वायर बाई 9, इसके ऊपर रूट कर दो, एलसीएम लो, 9 9 जार 81, आई हो गया 32, 81 माइनस 32, एलसीएम लो 81, यहाँ 8 3 8 4 जार 32, 81 माइनस 32 कितना होगा 49, a स्क्वायर बाई 9, रूट के बाहर निकालो, 7/3 a, तुम्हारा आंसर हो गया 7a/3, ठीक है। अदरवाइज इसका जो प्रोसेस है उसके हिसाब से अगर चलोगे तो कैलकुलेशन तुम्हारा लंबा हो जाएगा, टाइम तुम्हारा बचाना है, एग्जाम में टाइम कैसे हम लोग कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर सके, वो भी सही कर सके, कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अप्रोच कर पाए हम लोग, और वो भी करेक्ट, उसमें डाउट नहीं रहे। तो ये तुम्हारा सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस तरह का जितना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, किसी एक पॉइंट पर स्पीड को हम लोग चेंज किए, चेंज का मतलब बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, n टाइम्स कर दिए, वो n की जगह में n का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और वो पोजीशन यहाँ पर x की जगह में पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, न्यू एम्पलीट्यूड कितना होगा वो निकल आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ था कितना na/3, तो n ये कितना है यहाँ पर देखो, n इज 7, तो 7a/3, n का वैल्यू 7 हो जाएगा। क्लियर बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो यहाँ क्वेश्चन दे दिया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी दिस वन, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0.04 मीटर, द ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी दिस वन एंड पोटेंशियल एनर्जी दिस वन, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज दिस वन। अच्छा बच्चा, एम्पलीट्यूड तुमको निकालने के लिए बोल दिया। अब यहाँ देखो, एक तो तुम लोग प्रोसेस यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, ओमेगा का वैल्यू दे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो वहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, मास दिया हुआ है मास निकाल सकते हैं, वो सारा वैल्यूज पुट करके हम लोग एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कोई भी एक इक्वेशन पुट करो, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद वहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स निकालने के लिए बोला नहीं, एक्स नहीं, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग एट एनी पॉइंट। तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो पॉइंट पुट करके हम लोग एक्स का वैल्यू ये था,
ये पॉइंट पर पुट करके पोटेंशियल एनर्जी दे दिया हुआ है, वहां से सॉल्व करके निकालो, वहां से तो ये निकलेगा नहीं, तो वहां से नहीं निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, सॉल्व करके निकालेंगे तो हम लोग का एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन सोचो, एम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, यही देख करके डर लग रहा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे, फिर एम्पलीट्यूड निकलेगा, ठीक है ना। वो नहीं करके हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, उसको यूज करके इस तरह का जितना क्वेश्चन रहेगा हम लोग वेरी क्विकली, तुम हार्डली मान लो कि 10 से 15 सेकंड या उससे भी कम टाइम लगेगा, उसमें बना सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखोगे, अगर कभी तुमको दिया हुआ रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मान लेते हैं वो पी फ्रैक्शन है, पी फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी है, टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल मिलाकर के तो टोटल एनर्जी होगा हमेशा। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी का एक भाग होगा, एक फ्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल एनर्जी का एक भाग होगा, एक फ्रैक्शन होगा, है ना। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है, पी फ्रैक्शन है, तो यहां से पी इज द फ्रैक्शन, 1/3, 2/3, 1/5, 2/5, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो u इक्वल टू, अगर हम ये लिखते हैं u का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी फ्रैक्शन यहीं पर रखो, और टोटल एनर्जी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके बच्चा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, तो x का जो वैल्यू बना याद रखोगे, वो जो फ्रैक्शन था उसके ऊपर रूट कर दो, ये हो गया तुम्हारा रिलेशन। फ्रैक्शन जो था यहां पर लिखो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का फ्रैक्शन स्क्वायर रूट करेंगे तो x का पोजीशन निकल जाएगा, x देगा a निकल जाएगा, a देगा x निकल जाएगा। जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है किसी एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था, एट एनी पोजीशन पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी था कितना, 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो वो पॉइंट निकालो, वो किस पोजीशन पर उसका काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी होगा, किस पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी होगा। तो सोचो काइनेटिक और पोटेंशियल मिला करके तो हमें तो 100% होगा, टोटल एनर्जी होगा। हम अगर बोले काइनेटिक एनर्जी 75% है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना परसेंट होगा, बाकी का होगा 25%। अब 25% को तुम फ्रैक्शन बनाओ, कितना फ्रैक्शन है टोटल एनर्जी का, 25% का मतलब 25/100, 1/4 ना। तो वो फ्रैक्शन को यहां पर पुट कर दो 1/4, 1/4 का रूट कितना हो गया 1/2। तो पोजीशन क्या था, x इक्वल टू a/2। अगर मान लो क्वेश्चन उल्टा दे दिया रहता, क्वेश्चन में तुम लोग को बोल देता कि काइनेटिक एनर्जी 25% है, तो उस कौन सा पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 25% होगा ये बताओ। तो वो पोजीशन निकालने के लिए क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी अगर 25% है, इसका मतलब हो गया कि बाकी का पोटेंशियल एनर्जी है, बाकी 75%। अब 75% को फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना होगा 75/100 विच इज इक्वल टू 3/4 ना। वो फ्रैक्शन को यहां पर पुट कर दो 3/4, तो कितना आ जाएगा √3/2, x इक्वल टू √3a/2। ठीक है। अब ये भी बोल सकता था कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करेगा तो कितनी देर के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी 75% होगा, कितने देर के बाद काइनेटिक एनर्जी 75% होगा, टाइम कैलकुलेट करो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हम लोग सोचेंगे कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद कहां गया है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी उसका 25% है। अगर काइनेटिक 25 है तो पोटेंशियल 25, सॉरी काइनेटिक 75 है अगर मान लो, तो पोटेंशियल कितना होगा 25। तो पोटेंशियल 25 को फ्रैक्शन बनाए कितना आया 1/4, 1/4 यहां पर लिखे, फ्रैक्शन रूट के बाहर कितना होगा 1/2। तो x का वैल्यू a/2 हो गया ना, x का वैल्यू a/2, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन a/2, पोजीशन पर पहुंचने में टाइम कितना लगता है बताओ, कैपिटल T/12 सेकंड। तो कैपिटल T/12 सेकंड आंसर हो जाएगा तुम्हारा। टाइम पूछ सकता है, पोजीशन पूछ सकता है, जो भी पूछेगा यहां से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो कभी भी तुमको अगर फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, काइनेटिक पोटेंशियल टोटल का कितना फ्रैक्शन है, ये याद रखना, काइनेटिक के लिए नहीं है, पोटेंशियल कितना फ्रैक्शन है। तो यहां पर फ्रैक्शन पुट करो, x निकल जाएगा, ए दिया रहेगा तो x निकाल पाओगे, x दिया रहेगा तो a निकाल पाओगे। ठीक है। अब यहां पर सोचो किसी भी एक पॉइंट पर, ये पॉइंट पर x इक्वल टू 0.04 मीटर पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी है 0.5 जूल, पोटेंशियल एनर्जी है 0.4 जूल, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 0.9 जूल। तो अब ये 0.4 जो पोटेंशियल था, टोटल का कितना फ्रैक्शन हुआ बताओ, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.9, तो फ्रैक्शन बना कितना 4/9। अगर ये 4/9 यहां पर पुट कर दो, 4/9 यहां पर पुट कर दो, तो उसका रूट कितना होगा बताओ, x विल बी इक्वल टू 4/9 का रूट बताओ 2/3a। पोजीशन मिल गया तुम लोगों को। ठीक है, मतलब x और a में रिलेशन मिल गया ना। तो अब ये x दिया हुआ रहेगा, पुट करोगे a निकल जाएगा, a दिया हुआ रहेगा, पुट करोगे x निकल जाएगा। यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है
0.04 मीटर, लेकिन तुमको एम्पलीट्यूड निकालने बोला इन सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 सेंटीमीटर हुआ ना। तो एक्स पोजीशन कितना है 4 सेंटीमीटर, तो एक कितना होगा बताओ, 2 से कट किए, यहां 2 3 मल्टीप्लाई कर दो, एक है वैल्यू 6 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। ठीक है, अगर ये रिलेशन तुमको पता रहेगा, ये रिलेशन का ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखना तुम लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जो इस रिलेशन के ऊपर बेस करके हम लोग 1 से 2 लाइन के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फ्रैक्शन यहां पर पुट करो, एक्स और ए में रिलेशन मिल गया, एक्स और ए में रिलेशन निकल जाएगा तो पोजीशन पता चल जाएगा, पोजीशन पता चल जाएगा तो वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा वो टाइम भी बता सकते हो तुम लोग। या फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ एक्स दिया हुआ तो ए निकालो, ए दिया रहा था एक्स निकालने बोलते तो वो भी निकाल सकते थे हम लोग। क्लियर बच्चा, ठीक है, चलो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेन 2020 में आया हुआ था, लेकिन बहुत सारा बच्चा ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका कॉन्सेप्ट, इसका एक्सप्लेनेशन उस तरह से नहीं दिया हुआ है कि हम लोग क्लियरली उसको समझ पाए, यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग इसको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आंसर हम लोग का पॉसिबल क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया हुआ देखो, फॉर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स, मतलब दो तो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है, व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रक इज 1.5 मीटर, द पॉसिबल वेवलेंथ कितना होगा इन नैनोमीटर, इन मीटर कैलकुलेट करो। तो जब एक वेव इस तरह से चला जाता है बच्चा, देखो एक वेव इस तरह से चला जाता है, ऐसे वेव चला जा रहा है, ठीक है, तो ये बना तुम्हारा क्रेस्ट, ये क्रेस्ट हुआ, ये सारा क्रेस्ट हुआ, है ना। तो तुमको बोला दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन वो दो क्रेस्ट कौन सा ये नहीं बताया, ये दोनों क्रेस्ट हो सकता था कॉन्जिक्यूटिव, ये दो क्रेस्ट हो सकता था, ये दो क्रेस्ट हो सकता था, ये सब तो क्रेस्ट है ना, ये सारा तो क्रेस्ट है। कौन से दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर, इट इज नॉट गिवन, लेकिन दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दे दिया हुआ। तो इन दो क्रेस्ट के बीच कितना सारा वेव है, देखो ये एक लैम्डा हो गया, यहां लैम्डा हो गया, यहां लैम्डा हो गया, कितना सारा वेव है, एक हो सकता था लैम्डा होता, यहां से यहां 2 लैम्डा, यहां से यहां 3 लैम्डा, यहां से यहां 4 लैम्डा, तो दो क्रेस्ट के बीच में कितना सारा वेव लेंथ है, वी डोंट नो। हम लोग मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ वेवलेंथ है, n नंबर ऑफ वेवलेंथ रहेगा, तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस n लैम्डा होगा ना, तो ये n लैम्डा का वैल्यू तुमको बोल दिया 5 मीटर, ठीक है। और एक क्रेस्ट और एक ट्रक के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्रेस्ट हो गया, ट्रक ये रहा ना, ये ट्रक हुआ, ये ट्रक हुआ, ये ट्रक हुआ, तो ये क्रेस्ट और ये ट्रक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, दिस इज लैम्डा बाई 2। अगर ये क्रेस्ट और ये ट्रक के बीच का डिस्टेंस होता तो ये डिस्टेंस को कितना बोलते हैं हम लोग, दिस इज 3 लैम्डा बाई 2। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता कितना होता 5 लैम्डा बाई 2। उसी तरह से यहां पर जैसे दो क्रेस्ट में कौन दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं बोला है, वैसे ही एक क्रेस्ट और एक ट्रक मतलब कौन सा ट्रक के बीच का डिस्टेंस ये भी नहीं बोला है। तो हम लोग मान करके चलते हैं कि अगर इसके जस्ट बाद वाला के बीच का डिस्टेंस होता, क्या क्या हो सकता है, दो तो क्रेस्ट और ट्रक के बीच का डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है बताओ, लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 3 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 5 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 7 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 9 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो सकता है ना। तो हम लोग पॉसिबल वैल्यू लेकर के देखते हैं कि कहां से हमारा आंसर मिल सकता है। यहां पर हमारा n का जो वैल्यू आएगा वो 5 बाई लैम्डा आना चाहिए ना। अब यहां लैम्डा जो भी वैल्यू तुम पुट करोगे, जो भी वैल्यू पुट करोगे, n मस्ट बी एन इंटीजर। यहां n जो होगा दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, वो क्या कभी फ्रैक्शन हो सकता है, n कभी फ्रैक्शन हो सकता है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बोलो, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो n कैन नेवर बी फ्रैक्शन, n कैन नेवर बी फ्रैक्शन। अब यहां से सोचो कि अगर हम लोग n का वैल्यू यहां पर 1 पुट करते हैं, सॉरी लैम्डा का, ये सब वेवलेंथ पॉसिबल वेवलेंथ दिया हुआ है ना, तो अगर लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करते तो n का वैल्यू 5 आएगा, हो सकता है, लेकिन n का वैल्यू 3 पुट करने से कितना होगा 5 बाई 3, फ्रैक्शन हो गया ना, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर हम लोग बोलते हैं 1 2 3, 1 के लिए 5 आएगा, लेकिन 2 3 पुट करेंगे तो नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा ना, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। यहां पर अगर हम लोग 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 6 पुट करें, 1 बाई का मतलब ऊपर चला गया, 1 बाई का मतलब ऊपर चला गया, तो इंटीजर आएगा, है ना। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब चेक करो इन दोनों में से कौन सा होगा। हम मान लेते हैं कि अगर एक ट्रक और एक क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा सबसे कम कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। तो अगर लैम्डा बाई 2 का वैल्यू ये होता, कहां चला गया, ये होता 1.5 मीटर, 1.5 मीटर पॉसिबल, एक
क्रेस्ट और एक ट्रक के बीच का डिस्टेंस पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, एकदम सबसे कम λ/2, उससे ज्यादा 3 λ/2, उससे ज्यादा 5 λ/2, उससे ज्यादा 7 λ/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर सोचो अगर λ/2 होता 1.5 तो लैम्डा का वैल्यू कितना 3 हो सकता है यहां पर, इज इट पॉसिबल? अगर यहां 3 होता 5/3 इन फ्रैक्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वाला लो 3 λ/2 इक्वल टू 1.5, लैम्डा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3/3 1, लैम्डा इक्वल टू 1, अगर लैम्डा 1 पुट करते हैं तो 5/1 इन इंटीजर, मतलब ये पॉसिबल है। लैम्डा इक्वल टू 1 पॉसिबल है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 हो सकता है। देखो ये 1/2 है, ये 1 है, तो सबसे पहले जो वैल्यू मिलेगा लैम्डा का 1 मिलेगा, तो 1/2 ऐसे ही बात हो गया, आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर उसके बाद वाला भी अगर हम लोग मैच कराएंगे, उसके बाद वाला कोई एक और देखो कम से कम इसके बाद वाला कितना आता है, तो तुम्हारा 3 λ/2 इक्वल टू 1.5 हुआ, लैम्डा इक्वल टू 1 पॉसिबल है बिकॉज एन का वैल्यू इंटीजर आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने से एन का वैल्यू इंटीजर आ रहा है। उसके बाद वाला बोलो 5 λ/2 इक्वल टू 1.5, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा 3/5, 3/5 हो सकता है बच्चा, यहां पर सोचो 3/5 हो सकता है, 5 ऊपर चला गया 25/3 फ्रैक्शन ना, n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वाला सोचो 5 λ/2 के बाद कौन होगा 7 λ/5 इक्वल टू कितना 1.5, सॉरी 7 λ/2 ना, 7 λ/2, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 3/7। अब अगर हम लोग लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर 3/7 पुट करें, 3 नीचे 7 ऊपर, तो 35/3 कटेगा नहीं, फ्रैक्शन हो गया, n हो सकता है नहीं हो सकता है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसके बाद कौन सा होगा बताओ 7 λ/2 एंड देन 9 λ/2, 9 λ/2 इक्वल टू 1.5, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया बताओ 3/9, 3/9 का मतलब 3/9 का मतलब 1/3, 1/3 पुट करो 3 ऊपर चला गया, तो इनका वैल्यू 15 आ गया, इंटीजर आया, इंटीजर आया, इसका मतलब पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो कौन कौन सा वेवलेंथ ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से इन इंटीजर मिल रहा है, 1 मिला पहला, ये मिला, दूसरा क्या मिला 1/3, तीसरा फिर वैसे ही चेक करके देखो 1/5 मिलेगा। तो इस तरह से एक के बाद एक जो वेवलेंथ मिलेगा जिसके लिए n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है, वो कौन कौन आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/5 आएगा, तो वो सारा ऑप्शन कौन सा बना, ये ऑप्शन बना, इसीलिए तुम्हारा करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ये होना चाहिए। दिस इज योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर हुआ बच्चा, समझ में आया? ठीक है, ये था सब बच्चा तुम लोगों का जेईई मेन 2026 का जितना क्वेश्चन था, कुछ हम लोगों का जेईई मेन दूसरा ईयर का भी क्वेश्चन दिया हुआ था, 1-2 क्वेश्चन था, जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन था। जेईई एडवांस वाला क्वेश्चन जो था वो इंटरफेरेंस वाला, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। जेईई मेन में भी उस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जेईई एडवांस में भी दिया हुआ था, तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ से हो सकता है उठा कर क्वेश्चन तुम लोगों को दे दे। ओवरऑल एक बच्चा ये तो पूरा सब डिफरेंट टाइप का जो है क्वेश्चन, पूरा चैप्टर तो यहाँ से कवर नहीं हो रहा है, लेकिन एक आइडिया हो जा रहा है कि इस साल जो जेईई मेन का क्वेश्चन दिया हुआ था वहां से एक आइडिया हो जा रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन रहने से कैसे हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखोगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इस तरह का टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास रहेगा, ये आइडियाज रहेगा, तो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा तुम्हारा। तो ये आज का टॉपिक है बच्चा। अब हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर देंगे क्लास 11 का, फिर दूसरा कोई नया टॉपिक के साथ हम आएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो। एग्जाम ज्यादा दिन है नहीं बच्चा, कुछ दिन है, पढ़ाई जम करके करते रहो, एग्जाम इंशाल्लाह अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर नया टॉपिक के साथ फिर से हम लोग आएंगे। आज यहीं तक रहने दो। ओके, थैंक यू।